हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम करेंगे कंप्यूटर साइंस का मॉक टेस्ट नंबर 6। ठीक है, ये मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम जो है सारे क्वेश्चन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम से कवर करेंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे नेट एग्जाम में पूछे गए हैं या DSSB PGT का जो प्रीवियस पेपर हुआ था, मेल फीमेल दोनों के क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं ताकि आप सबको आइडिया मिल जाए कि कैसे क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। ओके, तो एक एक सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा एक और चीज याद रखिए, जो क्वेश्चन मैंने आपको लेक्चर के साथ करवाए हैं हर एक टॉपिक के साथ, वो भी जरूर कवर कीजिएगा क्योंकि वो भी क्वेश्चन इतने ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को भी देखें। ऑपरेटिंग सिस्टम आई थिंक 11 लेक्चर उसके हैं, तो वो भी जो है पूरा कवर कीजिएगा और साथ ही ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है यहाँ से। चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अगर आपको वीडियो की PDF चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां जाके आप PDF ले सकते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ये जो पहले हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ये पढ़ रहे हैं हम जो DSSB PGT एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, दोनों शिफ्ट के, मेल और फीमेल। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फाइल मैनिपुलेशन सिस्टम कॉल इन द विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सी है जो कि फाइल मैनिपुलेशन सिस्टम कॉल नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पढ़ाया था 5 तरीके की फाइल क्या कहते हैं सिस्टम कॉल होती है। फाइल मैनेजमेंट या फाइल मैनिपुलेशन कह लीजिए आप इसको, प्रोसेस कंट्रोल होती है, डिवाइस मैनेजमेंट होती है, इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस होती है और कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, विंडोज में कुछ कमांड होती है, लाइनेक्स में कुछ होती है। तो यहां पर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में पूछा था कि फाइल मैनिपुलेशन कमांड जो है कौन सी होती है। तो देखिए फाइल मैनेजमेंट जो कमांड होती है विंडो की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी होती है। क्रिएट फाइल होती है, ठीक है, रीड फाइल भी होती है, राइट फाइल भी होती है और क्लोज हैंडल होता है। क्लोज फाइल नहीं, क्लोज हैंडल होता है। तो राइट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, क्लोज फाइल जो है ये फाइल मैनिपुलेशन सिस्टम कॉल नहीं है। लाइनेक्स में अगर बात करूं इसी के बारे में, फाइल मैनिपुलेशन सिस्टम कॉल के बारे में, तो वहां पर कौन कौन सी होती है, ओपन, रीड, राइट और क्लोज। वहां पर ये 4 होती है, ओपन, रीड, राइट और क्लोज। ठीक है, लेकिन ये किस में होती है, लाइनेक्स में होती है। हमसे क्या पूछा गया, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, फिर प्रोसेस कंट्रोल की अगर मैं बात करूं तो प्रोसेस कंट्रोल में कौन कौन सी होती है विंडोज में, तो क्रिएट प्रोसेस होती है, एग्जिट प्रोसेस होती है और वेट फॉर सिंगल ऑब्जेक्ट होती है। तो ये 3 होती हैं प्रोसेस कंट्रोल के लिए। और लाइनेक्स में ही इन्हीं कमांड को अगर मैं बात करूं तो क्रिएट फाइल है, तो यहां पे फाइल को क्रिएट करने के लिए लाइनेक्स में होती है फोक कमांड। ये आता भी है क्वेश्चन कि लाइनेक्स में फाइल को क्रिएट करने के लिए किस कमांड का यूज किया जाता है, तो फोक कमांड जो है ये फाइल प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए यूज की जाती है। देन एग्जिट है तो एग्जिट यूज करते हैं, तो वेट है तो वेट यूज करते हैं, तो ये लाइनेक्स में हो जाएंगी इसकी। ऐसे ही डिवाइस मैनेजमेंट में होती है रीड कंसोल और राइट कंसोल और साथ में सेट कंसोल मोड। ठीक है, इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस में टाइमर सेट टाइमर होता है, स्लीप होती है और गेट करंट प्रोसेस ID होती है। और कम्युनिकेशन में क्रिएट फाइल मैपिंग और मैप व्यू ऑफ फाइल। ठीक है, तो ये जो है कमांड्स होती हैं। ओके, तो यहां पर क्लोज फाइल जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, ए कंप्यूटर इंस्टॉलेशन हैज 1000 KB ऑफ मेन मेमोरी, जॉब अराइव एंड फिनिश इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। तो इनमें से बताना है कि कौन सा परफॉर्म करेगा बेटर फॉर दिस प्रोसेस सीक्वेंस। इसके लिए बताना है पर्टिकुलर जो जॉब दी गई है। डिटरमाइन नहीं कर सकते, बोथ, बेस्ट फिट या फर्स्ट फिट। देखिए अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपको बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लगेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, बिल्कुल स्टेप वाइज करेंगे। फर्स्ट में कह रहा है कि एक कंप्यूटर इंस्टॉलेशन के पास कितनी मेमोरी है, 1000 KB मेन मेमोरी है, 1000 KB मेन मेमोरी है। ओके, तो हम जो है सबसे पहले मतलब जॉब असाइन कर लेते हैं किसको कितना स्पेस मिल रहा है। देखिए जॉब 1 रिक्वायरिंग 200 KB, 200 KB जो है किसको मिल रहा है, जॉब 1 को मिल रहा है। फिर 350 KB का जो स्पेस है ये जॉब 2 को मिल रहा है और जॉब 3 को जो स्पेस मिल रहा है वो 300 मिल रहा है। ओके, अब देखिए फ्री स्पेस कितना बच गया है यहाँ पे, 1000 टोटल था तो 3 3 600, 602 800, 850 जो है स्पेस। ठीक है, मतलब 800 स्पेस, जो 850 स्पेस है वो तो फिल हो चुका है, बचा कितना, 150 बच गया। तो ये 150 क्या बच गया, फ्री स्पेस बच गया है। ठीक है, 3 प्रोसेस अराइव होने के बाद क्या कह रहा है कि जॉब 1 जो है वो फिनिश हो गई है, जॉब 1 फिनिश हो गई। यानी कि जॉब 1 अगर फिनिश हो गई है तो जो जॉब 1 को स्पेस अलॉट हुआ था वो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, ये वाला फर्स्ट 200 फ्री में जाएगा। ठीक है, ये अलॉट हो रखे हैं 350 और 300 और ये 150 भी फ्री है।
ठीक है, 150 भी फ्री है और 200 भी फ्री है। अब देखते हैं, इसमें दो एल्गोरिथम की बात हो रही है, एक हो रही है बेस्ट फिट की, दूसरी हो रही है फर्स्ट फिट की। देखिए, जॉब फॉर रिक्वायरिंग 120 KB अराइव्स, ठीक है, जॉब 4 को कितना चाहिए 120 KB। लेकिन अगर हम इसमें देखें, अगर हम पहले लेते हैं एल्गोरिथम कौन सी, फर्स्ट फिट। फर्स्ट फिट में क्या होता है, जो पहला स्पेस होगा वहीं पर जो है हमें उसको फिल करना होगा, क्योंकि यहां पर 200 है, वहां पर 120 KB है, तो हम जो है अलॉट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं फर्स्ट फिट के अकॉर्डिंग। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 120 स्पेस मैंने इसको दे दिया, तो 200 में से कितना बच गया, 80 स्पेस जो है अब यहां पर क्या हो गया, फ्री हो गया है। ये फर्स्ट फिट में चल रहे हैं हम, ठीक है। फिर बाकी जो है एज इट इज रहेंगी, ठीक है, एज इट इज रहेंगी। अब इसी वाली जॉब क्यू को अगर मैं बेस्ट फिट के अकॉर्डिंग रखती, अगर जॉब 4 को मैं बेस्ट फिट के अकॉर्डिंग असाइन करती, तो कैसे करती, मैं कहां पर करती, उसको 150 में करती, क्योंकि ज्यादा से मतलब कम से कम स्पेस लेने की कोशिश करते हम, ठीक है, ज्यादा जो है स्पेस को वेस्ट नहीं करते। तो बेस्ट फिट के अकॉर्डिंग क्या हो जाता, ये जो 200 स्पेस है ये तो फ्री रहता, और बाकी जो 150 है वहां पर हम असाइन करते, ठीक है। 150 में मैंने असाइन कर दिया 120 जॉब 4 को, तो कितना स्पेस फ्री बच गया, 30 जो है यहां पर फ्री बच जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा फर्स्ट फिट में 80 स्पेस जो है फ्री है और 150 स्पेस फ्री है, और बेस्ट फिट में क्या है, 200 स्पेस फ्री है और 300 स्पेस जो है फ्री है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। जॉब 4 तक हमारा काम हो गया है। फिर कह रहा है जॉब 5 रिक्वायरिंग 150 KB। जॉब 5 को क्या चाहिए, 150 चाहिए। तो हम पहले किसके अकॉर्डिंग करेंगे, फर्स्ट फिट के अकॉर्डिंग करेंगे ना, ठीक है। तो यहां था ये रहा फर्स्ट फिट का, ये वाली चीज है फर्स्ट फिट की, तो हमें इसमें अरेंज करना है किसको, 150 को। तो हम डायरेक्ट देखिए, मैंने कहा फर्स्ट फिट में जो स्पेस खाली होगा वहां पर अलॉट करेंगे। तो सबसे पहला जो स्पेस फ्री है वो है 80, तो हम यहां पे नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर जो प्रोसेस है वो कितने की है, 150 KB की है, तो यहां पर नहीं होगा, जो स्पेस फ्री है वहां पर हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, जॉब 5 जो है यहां पे हमने असाइन कर दी, ठीक है। अब जो है फिफ्थ जॉब देने के बाद हमारे पास क्या बचा, सिर्फ ये वाला स्पेस फ्री बच गया है फर्स्ट फिट में। अब इसी जॉब को अगर हम बेस्ट फिट में रखें, बेस्ट फिट में रखते हैं हम, बेस्ट फिट में हम कहां पे रखेंगे, एक हमारे पास 200 का स्पेस नहीं, 200 का स्पेस फ्री, हाँ 200 का स्पेस फ्री है और एक 30 का, ठीक है। तो हमें अब प्रोसेस है 150 KB की जॉब 5, तो 30 पे तो नहीं रख सकते, 200 पे रखेंगे। तो बेस्ट फिट पे हमारी कुछ इस तरीके से बन जाएगी, 150 और 50 स्पेस यहां से बच जाएगा, ठीक है। और ये 350 था, ये 300 था, ये 120 था और ये 30 था, ठीक है। अब यहाँ पे दो स्पेस फ्री हैं, एक तो ये 50 वाला और एक ये 30 वाला, ठीक है। अब देखिए अगला कह रहा है कि जॉब 6 को रिक्वायर है 70 KB। जॉब 6 को कितना रिक्वायर है, 70 KB अराइव। ओके, अब इसमें देखिए आप एक चीज, फर्स्ट फिट में हम इजीली जो है 60 KB पुट कर सकते हैं, प्रोसेस को रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। लेकिन क्या हम बेस्ट फिट में इस 70 KB को रख सकते हैं, नहीं रख सकते, क्योंकि एक जगह 50 स्पेस खाली और एक जगह 30 स्पेस खाली है, ठीक है। तब रख सकते थे जब ये दोनों साथ होते, बट अब ये दोनों साथ नहीं है तो हम इसमें नहीं रख सकते। तो इसके अकॉर्डिंग जो है कौन सी एल्गोरिथम बेस्ट हो जाएगी इस प्रोसेस में, फर्स्ट फिट, क्योंकि इसमें जो है सारे स्पेस भर गए हैं, सारी प्रोसेस जो थी वो अलॉट हो गई है। बेस्ट फिट में हमें क्या करना पड़ेगा, जब तक कोई मतलब किसी प्रोसेस के टर्मिनेशन का हमें यहाँ पे वेट करना पड़ रहा है, तो हम इस केस में ये नहीं कह सकते कि जो बेस्ट फिट है वो बेटर है। यहाँ पे जो बेटर निकली है वो कौन सी है, फर्स्ट फिट निकली है। ओके, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट फिट करेक्ट हो जाएगा। सिंपल देखिए, फिर से आप बेशक देख सकते हैं, जॉब हमने जो है पहले अलॉट की इस तरीके से, फिर उसको फर्स्ट फिट के अकॉर्डिंग रख के देखा, देन बेस्ट फिट के अकॉर्डिंग रख के देखा है। ओके, फर्स्ट फिट में जो पहला होगा खाली उसी में रखेंगे, ठीक है, अगर वो प्रोसेस उसमें फिट हो सकती है तो ही, ठीक है, अदरवाइज हम फिर नेक्स्ट चेक करेंगे अगर वो फिट नहीं होती है। तो बेस्ट फिट में क्या होता है, जो उसके लिए बेस्ट होता है, जिसमें वो अच्छे से आस के ज्यादा स्पेस को जो है वो कंज्यूम ना करे, वहां पर जो है हम उसको रखेंगे, ठीक है। तो ये आप हर एक केस में नहीं होगा कि बेस्ट जो फर्स्ट फिट है वो हमेशा बेटर हो। कई केस ऐसे भी हो सकते हैं जहां पे बेस्ट फिट बेटर हो सकती है, तो वो जॉब केस के अकॉर्डिंग होता है कि किस तरीके से जॉब अराइव होती है। ओके, बट निकालने का तरीका यही है। और ये क्वेश्चन जो था गेट एग्जाम में पूछा गया था, ये एज इट इज क्वेश्चन गेट एग्जाम से उठाया गया है DSSB में, ठीक है। तो गेट लेवल तक के क्वेश्चन जो है PGT में पूछे गए हैं। चलिए फर्स्ट फिट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, कंसिडर ए सिस्टम विद 10 यूनिट ऑफ रिसोर्स R and 3 प्रोसेस X, Y and Z. The maximum resource requirement and current allocation to these processes are as follows.
एक सिस्टम लिया है जिसके रिसोर्सेज ली हैं, उसमें 3 प्रोसेस ले ली एक्स वाई एंड जेड, मैक्सिमम रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट दे दी है। उसके बाद कह रहा है एक्स मेक्स ए रिक्वेस्ट फॉर 2 रिसोर्सेज यूनिट, वाई मेक ए रिसोर्सेज फॉर 2 रिसोर्स यूनिट एंड जेड मेक्स ए रिक्वेस्ट फॉर 2 रिसोर्सेज यूनिट फॉर द सिस्टम टू बी इन सेफ स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ग्रांटेड। ओके, अगर आपने ये डेडलॉक वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें बताना है इसमें कि कौन सा सेफ स्टेट में है और किसको हम जो है ग्रांट कर सकते हैं रिक्वेस्ट, ये बताना है। डेडलॉक में हमने सेफ और अनसेफ स्टेट पढ़ा है, किसमें? डेडलॉक अवॉइडेंस में पढ़ा है। बैंकर एल्गोरिथम जो है जिसमें आता है सेफ स्टेट और अनसेफ स्टेट, उसके अकॉर्डिंग हमें इसको करना है। तो देखिए इसको करने का तरीका क्या है, किस तरीके से करेंगे, और ये क्वेश्चन पूछा गया था, वैसे तो DSSB में ये भी पूछा गया है, बट ये क्वेश्चन पहले UGC नेट में भी आ चुका है। ठीक है, UGC नेट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, चलिए ये देखिए इसको किस तरीके से सोल्व करना है। मैक्सिमम रिसोर्सेज कह रहा है कितने हैं, आप हम इसको नाम दे लेते हैं X, Y और Z। ठीक है, मैक्सिमम रिसोर्सेज देखिए कितने हैं, 8, 7 और 5 हैं, ये मैक्सिमम रिसोर्सेज हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि करंट एलोकेशन मतलब अलॉट कितने हुए हैं, अलॉट देखिए इनमें से कितने हुए हैं, 4, 1 और 3, 4, 1, 3 जो है क्या हुए हैं, अलॉट हुए हैं। ठीक है, अभी अगर आपने देखा तो यहाँ पे 10 यूनिट ऑफ रिसोर्सेज जो है वो अवेलेबल है, 10 यूनिट ऑफ रिसोर्सेज जो है वो अवेलेबल है। यहाँ पे शुरू में लिखा हुआ ना 3 प्रोसेस को 10 यूनिट रिसोर्सेज जो है उनके लिए अवेलेबल है। उनमें से वो मैक्सिमम बता रहा है कि एक्स को मैक्सिमम 8 रिसोर्सेज चाहिए, वाई को मैक्सिमम 7 रिसोर्सेज चाहिए और जेड को मैक्सिमम 2 रिसोर्सेज चाहिए। फिर आगे कह रहा है ये कि एक्स को एलोकेट हुए हैं 4, वाई को एलोकेट हुआ है 1 रिसोर्स और जेड को एलोकेट हुआ है 3। तो अब नीड देखिए कितने की आएगी। ठीक है, नीड देखते हैं अब कितने की होगी। देखिए 8 में से 4 इसको एलोकेट हो चुके हैं, तो जरूरत कितने की रह गई, 4 की रह गई, 8 - 4 कर दिया। यहां से हमने 7 - 1 6 की नीड इसको रह गई है और इसको 2 की नीड है। ठीक है, अब हमारे पास हम निकालते हैं कि अवेलेबल रिसोर्सेज कितने हैं। अवेलेबल रिसोर्सेज देखिए टोटल कितनी है 10, और देखिए अलॉट कितने हो चुके हैं, अलॉट देखिए ये वाली लाइन 4, 3, 7 और 1 8 जो है अलॉट हो चुके हैं। तो कितने बचे, सिर्फ 2 रिसोर्सेज जो हैं अवेलेबल है। ठीक है, 2 रिसोर्सेज अवेलेबल है और हर एक आपने देखा कि एक्स जो है रिक्वेस्ट कर रहा है 2 रिसोर्सेज की, वाई 2 की और जेड 2 की, तीनों ही जो है 2 रिसोर्सेज की वो कर रही हैं रिक्वेस्ट, क्योंकि अवेलेबल ही 2 हैं तो ऑब्वियस है 2 की ही रिक्वेस्ट करेंगे। ठीक है, अब हमें इसमें से ये बताना है कि कौन सी रिक्वेस्ट मतलब सेफ स्टेट में होगी और उसको जो है ग्रांट कर लिया जाएगा सबसे पहले। अब इसमें देखिए क्या होता है, देखिए 2 अवेलेबल हैं, मैंने बताया 2 अवेलेबल हैं, तो देखिए सबसे कम किसको नीड है, 2 की नीड है जेड को। किसको जरूरत है, 2 की, जेड को जो है जरूरत है। ठीक है, तो हम जो है क्या कहेंगे, सिर्फ जो रिक्वेस्ट Z है वो जो है ग्रांटेड होगी, यानी कि ओनली रिक्वेस्ट 3 जो है वो मस्ट बी ग्रांटेड। यहां पे सिर्फ रिक्वेस्ट 3 जो है ग्रांट हो जाएगी। रीजन क्या है, रीजन क्या है रिक्वेस्ट को मतलब क्या करने का, कि सिर्फ हमने Z की ही रिक्वेस्ट को क्या कहते हैं ग्रांट किया है। ठीक है, क्योंकि नीड यहां पे 2 की थी, यहां पे 6 की थी, यहां पे 4 की थी। इसके रीजन क्या है, अगर इसको एक ही बार में जितनी नीड है वो मिल जाते हैं तो वो पहुंच जाता है सेफ स्टेट में। ठीक है, अब मान लीजिए मैं एक्स को ग्रांट कर देती, एक्स को जरूरत कितने की है, 4 की है, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज कितने बचे हैं, सिर्फ 2 बचे हैं। तो अगर मैं इसको ग्रांट कर भी देती तो भी क्या होता, 2 रिसोर्सेज की उसे फिर भी जरूरत पड़ती, तो ये किस में चला जाता, अनसेफ स्टेट में चला जाता। ठीक है, लेकिन एक जेड इकलौता ऐसा है जहां पर हम अगर उसको 2 रिसोर्सेज अवेलेबल करवा भी देते हैं तो वो किस में जाएगा, सेफ स्टेट में जाएगा। किस में जाएगा, सेफ स्टेट में। तो इसीलिए यहां पे कहा गया कि ओनली रिक्वेस्ट 3 मस्ट बी ग्रांटेड। ठीक है, अब जैसे ही रिक्वेस्ट 3 ग्रांटेड होगी, यानी कि जेड को जो थे रिसोर्सेज अवेलेबल हो गए, तो वो उसका प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, 5 जो थी, 5 की 5 वो क्या होंगी, रिलीज हो जाएंगी। ठीक है, 5 जो रिसोर्सेज थे वो क्या होंगे, रिलीज हो जाएंगे। और जैसे ही रिलीज होंगे 5 रिसोर्सेज, तो सबसे पहले किसकी नीड पूरी होगी, एक्स की नीड पूरी होगी, क्योंकि एक्स को 4 रिसोर्सेज की जरूरत है। वाई की नहीं हो सकती क्योंकि वाई को 6 है। अगर हमने वाई को ग्रांट की रिक्वेस्ट तो वो क्या हो जाएगा, अनसेफ स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, तो हमें सेफ स्टेट में रखना है इसको। तो यहां पे जेड के बाद जो है एक्स की
जो है ग्रांट होगी और उसके बाद y की होगी, क्योंकि x के जो 8 रिसोर्सेज थे वो क्या हो जाएंगे, अब रिलीज हो जाएंगे, ठीक है, फ्री हो जाएंगे, तो वो अब फिर y को जो है अलॉट हम कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमें देखना होता है। तो इसमें हमने इसीलिए ओनली रिक्वेस्ट 3 को ग्रांट किया है। फर्स्ट सेकंड को हम तब इकट्ठा कर सकते हैं जब हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज कितने होते, 10 होते, ठीक है, तब आंसर हो सकता है कि था कि हम फर्स्ट और सेकंड दोनों को ग्रांट कर देते, ठीक है, या फर्स्ट, इसमें भी फर्स्ट सेकंड रखा है, ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पे ओनली थर्ड ही जो था हम ग्रांट कर सकते थे रिसोर्सेज, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया भी था, डेडलॉक नहीं देखा है तो जाकर देखिए, वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग पेज रेफरेंस स्ट्रिंग, एज्यूम दैट देयर आर 3 पेजेस फ्रेम विच आर इनिशियली एम्प्टी, लेट LRU FIFO ऑप्टिमल डिनोट द नंबर ऑफ पेजेस फॉल्ट अंडर द कोरस्पॉन्डिंग पेज रिप्लेसमेंट स्ट्रेटेजी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ट्रू। ओके, एक पेज रेफरेंस स्ट्रिंग दिया है, इसको हमें 3 तरीके से सेट करना है, LRU FIFO और ऑप्टिमल, और फिर देखना है कि पेज फॉल्ट किसमें कितने अक्कर हो रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो है हमें इसको सोल्व करना है। ओके, कॉपी पेन लेके बैठिएगा, खुद से ये क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि सब कुछ करवाया हुआ है मैंने इसमें से जो DSSB में पूछा गया है। चलिए सबसे पहले हम क्या, सबसे इजी कौन सा है, FIFO है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कर लेते हैं। चलिए देखिए, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिख लेती हूँ, फिर करते हैं 1 2 3 2 4 1 3 2 4 1, ये जो है स्ट्रिंग दिया है, ठीक है। देखिए अब इसमें हम FIFO के अकॉर्डिंग कर रहे हैं पहले, तो FIFO में, और यहाँ पे जो है इसमें 3 फ्रेम जो है लेने हैं। देखिए बोला गया ना इसमें देयर आर 3 पेज फ्रेम, तो इसमें हम 3 फ्रेम जो है बनाएंगे इस तरीके से। 1, चलिए 1 मिनट, देखिए इस तरीके से हम इसमें 3 फ्रेम जो है बना लेंगे। अब इनको पुट करते चलते हैं। देखिए सबसे पहले आ रहा है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, का मतलब जो सबसे पहले आए। ओके, देखिए 1 सबसे पहले आया, तो 1 को हमने यहाँ पे पुट कर लिया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं हम पेज फॉल्ट, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, पेज फॉल्ट। पेज हिट क्या होता है, जब उसमें ऑलरेडी पेज प्रेजेंट होता है उसको पेज हिट बोलते हैं, अदरवाइज जो भी हम पुट करते जाएंगे वो पेज फॉल्ट के अंडर आएगा, ठीक है। 1 के बाद देखा हमने कि 2 है, तो 1 के बाद हमने 2 को लिख दिया है, सिर्फ हिट को जो है हम मार्क कर लेंगे, बाकी जो हम निकाल रहे हैं वो सारे क्या है, पेज फॉल्ट है, ठीक है। 2 के बाद 3 आया, तो 1 2 3, क्योंकि स्पेस खाली था तो हमने क्या कर दिया, डायरेक्ट उसको अलॉट कर दिया है। अब आता है नंबर 2, फिर से क्या आ गया, नंबर 2, तो हमने देखा कि ये तो ऑलरेडी प्रेजेंट है इस पेज फ्रेम में, ठीक है, तो इसको हम एज इट इज रखेंगे 1 2 3। तो अगर ये ऑलरेडी प्रेजेंट है उस क्यू में तो हम उसको क्या बोलेंगे, पेज हिट। यहां पे क्या हुआ है, पेज हिट हुआ है, तो मैंने यहां पे लिख लिया पेज हिट, ठीक है। ओके, चलिए देखिए पेज फॉल्ट क्या होता है, जब वो पेज किस में ना हो, वो प्रोसेस कह लीजिए जब CPU को उसकी जरूरत होती है और वो मेन मेमोरी में ना हो, तो उसको हम पेज फॉल्ट बोलते हैं ना। अब जैसे यहाँ पे 1 नहीं था, बिल्कुल खाली थे फ्रेम, तो मैंने 1 को पुट किया तो इसको हमने पेज फॉल्ट का नाम दिया, ठीक है, हमने इसको लिया है, क्योंकि 2 नहीं था तो इसको पेज फॉल्ट दिया, 3 नहीं था तो इसको पेज फॉल्ट दिया। लेकिन अब 2 जब हमने नेक्स्ट चेक किया तो ये मेमोरी में हमें मिल गया 1 2 3 इस फ्रेम में, तो इसलिए मैंने इसका नाम पेज फॉल्ट न देकर क्या दिया, पेज हिट दिया है। ओके, क्लियर। चलिए अगला है 4 आ गया। अब देखिए, अब इसमें यूज होगी FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया सबसे उसी के साथ हम 4 को रिप्लेस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो 1 आया है, तो 4 की मतलब 1 की जगह पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और बाकी एज इट इज रहेंगे। ये भी क्या होगा, पेज फॉल्ट ही होगा, ठीक है, क्या होगा, पेज फॉल्ट ही होगा ये भी। चलिए 4 के बाद है 1। ओके, अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो सबसे पहले इनमें से कौन आया है, 3 2 4 में से अगर हम पीछे जाके देख सकते हैं आप, तो 2 देखिए 4 टाइम्स आया, 3 3 टाइम्स आया, 4 1 टाइम्स, तो 2 की जगह 1 आ जाएगा, बाकी एज इट इज रहेंगे। उसके बाद देखिए 1 हो गया, उसके बाद 3 है, तो 3 ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट है, तो 3 1 4 रखेंगे हम, ये हो जाएगा हिट। क्या हो जाएगा, हिट जो है यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए 3 हो गया है, अब आ रहा है 2 देखिए, अब 2 कहाँ पे आएगा, तो 3 जो है बहुत देर से चलना ना, फर्स्ट इन मतलब इन अगर हम 4 1 3 में से देखें तो 3 पहले आ रहा है, तो 3 को रिप्लेस करेगा 2, तो ये हो जाएगा 2 1 4, ये क्या है, पेज फॉल्ट है। उसके बाद आ रहा है 4 ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा 4 1 2, लेकिन क्या होगा, हिट होगा। अगला देखिए, अगला है 1 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो वो भी क्या हो जाएगा, हिट हो जाएगा। तो पेज फॉल्ट कितने अक्कर होंगे, देखिए काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5
और 6 पेज फॉल्ट जो है फीफो के अकॉर्डिंग हो जाएंगे। ठीक है, कितने होंगे फीफो के अकॉर्डिंग? 6 पेज फॉल्ट। तो लिख लेते हैं इसको इरेज कर देते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो है हमें इसी पे करना है। देखिए मैंने यहाँ लिख दिए हैं कि फीफो के अकॉर्डिंग जो पेज फॉल्ट आए वो कितने आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं। ठीक है, अब हम लेते हैं LRU। दूसरी जो थी वो क्या है? LRU है और ऑप्टिमल है। इनमें से कोई भी आप ले लो। सबसे पहले चलिए हम ऑप्टिमल ले लेते हैं। ऑप्टिमल ले लेते हैं और हमें पता है फ्रेम्स जो हैं वो कितने हैं? 3 हैं। देखिए ऑप्टिमल जो एल्गोरिथम है उसमें क्या होता है, हम फ्यूचर में चेक करते हैं, जिसकी जरूरत हमें बहुत देर तक नहीं होती है उसको हम रिप्लेस करते हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले है 1, तो 1 को पुट किया, 1 को पुट किया, फिर जो है 2 है। ठीक है, 1 के बाद क्या है? 2 है, तो 1 2 हो गया, फिर 1 2 3 हो गया है। ओके, तो ये अभी तक क्या चल रही है? पेज फॉल्ट। फिर उसके बाद आ रहा है 2 ऑलरेडी है इसमें, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? इसको हिट लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा? पेज हिट हो जाएगा। फिर देखिए 4 है। अब हमें देखना है कि 4 किसकी जगह लेगा। मैंने बोला कि हमें फ्यूचर में देखना है, जो बहुत देर तक यूज ना हुआ हो उसको लेना। देखिए 4 के बाद 1 भी यूज हो रहा है और 3 भी यूज हो रहा है, तो हम 1 और 3 को रिप्लेस नहीं कर सकते, लेकिन 2 को कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सबसे बाद में यूज हो रहा है, तो यहां पे हो जाएगा 2 की जगह मैंने 4 रखा और 3 1 यहां पे हो गया। ठीक है, 4 के बाद बारी आती है 1 की। 1 जो है इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हम इसको एज इट इज रख देंगे। एक मिनट, हाँ एज इट इज रखेंगे। 3 4 1, तो क्या हो गया? ये पेज हिट हो जाएगा। उसके बाद 3 है, तो 3 भी इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है, 3 4 1 अगेन पेज हिट होगा। फिर है 2। अब देखिए 2 को किससे रिप्लेस करें? 2 के बाद 4 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, लेकिन 3 नहीं आ रहा है, तो 3 के साथ रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 4 1, ये पेज फॉल्ट हो जाएगा। फिर 4 है, तो 4 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये पेज हिट होगा। 1 भी इसमें प्रेजेंट है, तो ये भी पेज हिट हो जाएगा। तो देखिए पेज फॉल्ट कितने अक्कर हुए हैं। अब पेज फॉल्ट काउंट कर लेते हैं हम। देखिए 1 2 3 4 5 पेज फॉल्ट अक्कर हुए हैं। किसके अकॉर्डिंग? ऑप्टिमल के अकॉर्डिंग। पेज 5 जो है किसके अकॉर्डिंग आए हैं? ऑप्टिमल के अकॉर्डिंग जो है 5 पेज फॉल्ट जो है अक्कर हुए हैं। ठीक है, अब हमारा बच्चा कौन सा? लिस्ट रिसेंटली यूज। लिस्ट रिसेंटली यूज और देख लेते हैं। चलिए देखिए ये ऑप्टिमल के अकॉर्डिंग, सॉरी ये पेज फॉल्ट 5 जो है ये ऑप्टिमल के अकॉर्डिंग है। अब हम LRU कर रहे हैं, लिस्ट रिसेंटली यूज्ड। देखिए इस तरीके से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। देख सबसे पहले जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है 1 लिखेंगे, 1 लिखा, फिर 1 2 लिखा, फिर 1 2 3 लिखा, ये तो तीनों सेम है। फिर आ रहा है 2 आ गया, तो मीन्स ये क्या है? पेज हिट है, पेज हिट है। फिर आ रहा है 4। अब हम 4 को किससे चेंज करें? लिस्ट रिसेंटली यूज्ड में क्या होता है, जो पास्ट में सबसे दूर होगा उसे जो है रिप्लेस करेंगे। ठीक है, क्या? पास्ट में सबसे दूर। तो इसमें हम यहां पर जो ये टेबल है इसमें चेक नहीं करेंगे, हम इस जो ये क्यू दिया ना हमें ऊपर ये वाली चीज, इसमें इसको चेक करेंगे। देखिए 4 के पास क्या यूज हुआ है? 2 यूज हुआ है और 3 यूज हुआ है। 4 के पास 2 और 3 यूज हुए, लेकिन 1 बहुत पहले यूज हुआ, तो हम 1 को रिप्लेस कर देंगे 4 के साथ, तो 4 2 3 हो जाएगा। अगला नंबर देखिए कौन सा है? 1 है। 1, अब 1 के पास देखिए कौन कौन सा यूज हुआ? 4 यूज हुआ है और 2 यूज हुआ है, तो 3 से रिप्लेस कर देंगे, 2 और 4 हो जाएगा। फिर 3 है, 3 के साथ 1 और 4 जो है यूज हुए हैं, 3 और 4। ठीक है, 3 के साथ 1 और 4 आए हैं, तो 2 के साथ जो है हम इसको रिप्लेस कर देंगे। सारे पेज फॉल्ट ही हैं। उसके बाद 2 है, 2 के पास देखिए कौन कौन सा यूज हुआ है? 3 और 1 का यूज हुआ है, तो 2 को हम 4 से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, 3 1 एज इट इज आएगा। फिर 4 आ रहा है, तो 4 के पास क्या यूज हुआ है? 2 और 3, तो 1 से रिप्लेस कर देंगे, 4 3 2 हो जाएगा। अगला है 1 को किससे रिप्लेस करेंगे? अब 3 से रिप्लेस करेंगे, तो 4 1 2। ठीक है, सिर्फ एक ही हिट जो है इसमें आया है, बाकी पेज फॉल्ट है, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पेज फॉल्ट LRU के अकॉर्डिंग कितने आ गए? 9 आ गए। तो यहां पे आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा पेज फॉल्ट LRU के अकॉर्डिंग आए हैं, फिर सबसे कम जो है वो ऑप्टिमल के अकॉर्डिंग आए हैं। तो इक्वल वाले तो वैसे ही कट गए हैं। यहां पे देखिए क्या दिखा रहा है कि LRU के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा है
और फीफो के सबसे कम नहीं, फीफो के दूसरे नंबर पर है, ऑप्टिमल के सबसे कम है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्टिमल लेस देन फीफो लेस देन LRU। ओके, तो इस तरीके से आपको इसको करके देखना था। ठीक है, चलिए अगला देखिए। Consider the following table and answer the given question. Which of the following option represent the completion order of the three process under the FCFS and round robin, जिसमें टाइम क्वांटम दे दिया है 2 सेम यूनिट। ओके, अब यहाँ पे हमें देखिए FCFS दिया है और राउंड रोबिन, और हमें इसको सॉल्व करना है। ओके, तो देखिए प्रोसेस FCFS में किस तरीके से एग्जीक्यूट होती हैं, जो पहले आती है वही। तो यहाँ पे सबसे पहले P1 है तो P1 एग्जीक्यूट होगी, फिर P2 एग्जीक्यूट होगी, P3 एग्जीक्यूट होगी। तो FCFS में तो सिंपल बनेगा P1 P2 P3। लेकिन ऑप्शन में हमने देखा कि दो तरीके के दिए हुए हैं ये P1 P2 P3, तो ऑब्वियस है इन दो में से कोई एक ठीक होगा। तो इसीलिए हमें राउंड रोबिन भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, राउंड रोबिन भी निकालेंगे, जिसमें टाइम देखिए कितना दे रखा है, 2 यूनिट का टाइम दे रखा है। चलिए राउंड रोबिन करके देखते हैं। राउंड रोबिन में हम प्रोसेस तो वही लेते हैं शुरू से, लेकिन इसमें हम टाइम जो है, टाइम का जो स्लॉट होता है उसको बांट देते हैं। और एक चीज याद रखिए, हमेशा राउंड रोबिन में हम जो बर्स्ट टाइम होता है ना उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। 0 से शुरुआत होती है, मैंने बोला हमेशा 0 रखिएगा जब भी हम गैंट चार्ट बनाते हैं। और सबसे पहले आ जाएगी P1। P1 के लिए टाइम स्लॉट कितना, मतलब 2 टाइम ही लेना है। वैसे 5 था, लेकिन यहाँ पे कितना लेंगे 2। तो P1 का कितना था, 5 था, तो 5 में से 2 माइनस कर देंगे तो कितना बचा है, अभी 3 बचा है। फिर आती है P2 की बारी। P2 का कितना हो जाएगा 4, यानी कि 7 में से 2 कर देंगे तो P2 के लिए कितना रिमेनिंग है, 5 रिमेनिंग है अभी। फिर है P3 यानी कि 6, मतलब 2-2 का टाइम स्लाइस हम चल रहे हैं, 0 2 4 6 इस तरीके से। ठीक है, अब P3 की देखिए कितना था, 3 था, तो 3 में से हमने 2 जो है उसको लोड कर दिया, तो सिर्फ उसका 1 बचा है। ओके, उसके बाद देखिए 6 के बाद 8, P3 के बाद कौन सी प्रोसेस आएगी, P1 आएगी। अब P1 के पास कितना था, 3 बचा था, तो 3 में से 2 और माइनस कर दीजिए, तो अभी भी P1 की एग्जीक्यूशन बाकी है, 1 जो है उसको बचा है। ठीक है, फिर P2 की बात करते हैं, तो P2 को लोड कर दिया हमने एक और, तो 5 में से 2 जाएंगे, 3 रहे, इसके 3 बचे हैं। फिर P3 की बारी आती है तो 1 - 2 किया तो इसको 0 हो गया ये। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सी एग्जीक्यूट हुई, P3 जो है यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी राउंड रोबिन में। P3 के बाद कौन सी एग्जीक्यूट होगी, P1, क्योंकि उसका सिर्फ एक ही बचा था। ठीक है, P1 एग्जीक्यूट हो जाएगी और फिर P2 एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पे जो बनेगा एग्जीक्यूशन का वो कैसे बनेगा राउंड रोबिन में, पहले P3 एग्जीक्यूट होगी, फिर P1 एग्जीक्यूट होगी और फिर P2 एग्जीक्यूट होगी। ओके, तो ये इसमें बस बताना था। जिसको अगर समझ नहीं आया है वो जाके वीडियो देख सकता है, वहां पे ये सब करवाया हुआ है। तो यहाँ पे ये वाला सही हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। सपोज दैट ए प्रोसेस इज इन ब्लॉक्ड स्टेट वेटिंग फॉर सम IO सर्विस, व्हेन द सर्विस इज कंप्लीटेड इट गोज टू द स्टेट। एक प्रोसेस है जो कि ब्लॉक्ड स्टेट में है और वेट कर रही है सम IO रिसोर्सेज का, तो जैसे ही उसकी जो सर्विस है, जो उसकी नीड है वो पूरी हो जाएगी, तो वो कहां पर जाएगी, ये पूछा है। हमें पता है 5 स्टेट होती हैं, न्यू से रेडी, रेडी से रनिंग। ठीक है, और रनिंग में जब हो और उसको किसी IO रिसोर्सेज की जरूरत है तो वो कहाँ जाती है, वेटिंग स्टेट, जिसको हम ब्लॉक्ड स्टेट भी बोलते हैं। और जैसे ही उसकी जो नीड है पूरी होती है वो कहाँ चली जाती है, रनिंग रेडी स्टेट में चली जाती है। ठीक है, तो ब्लॉक्ड स्टेट से वो कहाँ जाएगी, रेडी स्टेट में जाएगी। तो रेडी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कई बार ये पूछा जाता है कि रनिंग में जब कोई प्रोसेस रनिंग स्टेट में है और उसमें इंटरप्ट आ जाए, उसके बाद वो कहाँ पर जाएगी, तो इंटरप्शन के बाद वो वापस से रेडी स्टेट में पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये चीज इसमें याद रखिए। और यहां पे होता है टर्मिनेशन। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। डैश इन डैश 1 थ्रेड इमीडिएटली टर्मिनेट द टारगेट थ्रेड। ओके, वेट 1 मिनट। तो यहां पे जो राइट आंसर होगा वो होगा एसिंक्रोनस कैंसिलेशन 1 थ्रेड इमीडिएटली टर्मिनेट द लार्जेस्ट थ्रेड। ठीक है, एसिंक्रोनस कैंसिलेशन यहां पे सही होगा। ठीक, चलिए आगे देखिए। ए प्रोसेस इज इन डैश एंटिटी वेयर इज ए प्रोग्राम इज डैश एंटिटी। तो ये मैंने आपको बताया हुआ है। देखिए प्रोसेस क्या होता है, जब कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में होता है उसको हम प्रोसेस बोलते हैं। अगर कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तो मीन्स वो एक्टिव स्टेट में है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिव एंटिटी। और जो प्रोग्राम क्या होता है, कोई कोड हम लिखते हैं और उसको स्टोर करके रख देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, पैसिव एंटिटी। तो प्रोसेस एक्टिव होगा और प्रोग्राम पैसिव एंटिटी होगा। ठीक है, चलिए मैच करना है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, मीडियम, शॉर्ट टर्म। देखिए लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम क्या होता है, जॉब को शेड्यूल करना। कहां पे होता है ये,
जब हम न्यू से रेडी में कोई प्रोसेस भेजते हैं वहां पर इसका काम होता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का, ठीक है। तो ये जॉब शेड्यूलिंग का काम हो जाएगा। कोई प्रोसेस हमने क्रिएट की और उसको हम रेडी में जब भेजते हैं तो वो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम है। फिर आता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का काम क्या है, जब कोई प्रोसेस रेडी स्टेट में है और उसको हम जब एग्जीक्यूशन के लिए रनिंग स्टेट में भेजते हैं, उसको मतलब उस प्रोसेस को कौन शेड्यूल करके भेजता है, तो सीपीयू शेड्यूलर करता है। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को सीपीयू शेड्यूलिंग बोला जाता है। फिर आता है मीडियम टर्म शेड्यूलर। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है स्वैपिंग का। जब कोई प्रोसेस, मान लीजिए कोई बड़ी प्रोसेस आ गई जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो तब प्रोसेस को स्वैप किया जाता है, तो वो हो जाएगा मीडियम टर्म शेड्यूलर। ओके, तो याद रखिए लॉन्ग टर्म जॉब शेड्यूलिंग का काम होता है सीपीयू शेड्यूलिंग शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का, और स्वैपिंग मीडियम टर्म शेड्यूलर का वर्क होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसर शेड्यूलर सिलेक्ट ए जॉब करंटली लोकेटेड इन द मेमोरी एंड एलोकेट ए प्रोसेसर टू इट। देखिए ये क्या कह रहा है, जो रनिंग स्टेट होती है हमारी वो भी तो मेमोरी में ही होती है, ठीक है। उस रनिंग स्टेट में से कोई प्रोसेस जो है सिलेक्ट कर रहा है और लोड कर रहा है, ये रन करने के लिए प्रोसेसर को प्रोसेसर एलोकेट कर रहा है, यानी कि मेमोरी में से कोई प्रोसेस लेके उसको प्रोसेसर अलॉट कर रहा है। तो ये काम किसका होता है, अभी मैंने आपको बताया, ये काम होता है सीपीयू शेड्यूलर का, यानी कि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। ठीक, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू डेडलॉक अवॉइडेंस। इनमें से कौन सा है जो कि डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए सही है। देखिए डेडलॉक अवॉइडेंस हमने पढ़ा है कि डेडलॉक को हैंडल करने के लिए चार जो है हम केस यूज करते हैं, चार जो प्रॉब्लम होती हैं वो यूज करते हैं। एक होती है ऑस्ट्रिच अप्रोच, जिसमें हम इग्नोर करते हैं डेडलॉक प्रॉब्लम को, वो इतनी इंपॉर्टेंट होती भी नहीं है। दूसरी होती है डेडलॉक प्रिवेंशन, जिसमें हम चार कंडीशन रखते हैं, अगर हम उसमें से एक कंडीशन को भी अगर फेल होने में सक्षम होते हैं तो हमें डेडलॉक नहीं मिलेगा। कौन कौन सी होती है चार कंडीशन, अगर हम देखें तो फर्स्ट होती है एलिमिनेशन म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन, फिर होता है एलिमिनेट होल्ड एंड वेट कंडीशन, थर्ड होती है एलिमिनेशन ऑफ नो प्रीएम्पशन कंडीशन, और फोर्थ होती है एलिमिनेशन सर्कुलर वेट कंडीशन। अगर हम इन चारों में से किसी एक को भी एलिमिनेट कर पाते हैं तो डेडलॉक नहीं होगा, ठीक है, हम डेडलॉक से बच जाएंगे। ओके, तो ये होता है डेडलॉक अवॉइडेंस, सॉरी प्रिवेंशन। फिर आता है डेडलॉक अवॉइडेंस, जिसमें हम यूज करते हैं सेफ और अनसेफ, जिसके लिए हमने एक बैंकर एल्गोरिथम भी जो थी पढ़ी थी। और डेडलॉक अवॉइडेंस से कब बचा जा सकता है, जब हमेशा क्या हो, हम सेफ स्टेट में हो। ओके, तो विद द डेडलॉक अवॉइडेंस अप्रोच द सिस्टम इज ऑलवेज कैप्ड इन ए सेफ स्टेट, यहां पर सही हो जाएगा। ओके, और बेकरी एल्गोरिथम हम डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए यूज नहीं करते हैं, इसके लिए हम डिस्केस्ट्रा बैंकर एल्गोरिथम जो है यूज करते हैं। ओके, या बैंकिंग एल्गोरिथम बोल लीजिए। बेकरी एल्गोरिथम जो है ये यूज की जाती है म्यूचुअल एक्सक्लूजन को का सॉल्यूशन कह सकते हैं आप इसको। म्यूचुअल एक्सक्लूजन को सॉल्व करने के लिए हम बेकरी एल्गोरिथम यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। ओके, और चौथा जो केस बनता है उसमें वो था डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी, ठीक है, जिसमें हम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ जो एल्गोरिथम होती है या डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम जो होती है उसको यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए। कंसीडर ए फॉलोइंग प्रोसेस विद बर्स्ट टाइम, व्हाट विल बी द एवरेज टर्न अराउंड टाइम एंड द एवरेज वेटिंग टाइम अकॉर्डिंग टू द शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या होती है, जिसमें हम जो सबसे छोटी जॉब होगी उसको जो है अलॉट करते हैं, जो भी स्पेस होता है या प्रोसेसर अलॉट करते हैं। तो चलिए करते हैं, देखिए सबसे पहले इसका गैंट चार्ट बनाते हैं, क्योंकि इसमें एवरेज टाइम नहीं दिया तो पहले हमें एवरेज टाइम निकालना पड़ेगा ना, एवरेज वेटिंग टाइम, मतलब सॉरी वेटिंग टाइम निकालेंगे तभी एवरेज वेटिंग टाइम निकलेगा। ठीक, तो ये मैंने आपको बताया हुआ। देखिए प्रोसेस हम जीरो से शुरू करते हैं, तो सबसे पहले किसको अलॉट करेंगे हम, जो जिसका बर्स्ट टाइम सबसे छोटा होगा। किसका बर्स्ट टाइम सबसे छोटा है, प्रोसेस 4 का, तो P4 को अलॉट कर दिया। कहां तक, 75 तक। फिर देखिए किसका बर्स्ट टाइम कम है, फिर बर्स्ट टाइम कम है प्रोसेस P1 का, तो P1 को अलॉट कर दिया। कितना बर्स्ट टाइम है, 125। इस 125 को आपको क्या करना है, 75 में ऐड करते जाना है, तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कितना है, 250 है, तो प्रोसेस P3 को अलॉट किया, 300 और 250 को ऐड किया तो 450 हो जाएगा। सॉरी कितना था, हाँ 250 और 200 को ऐड किया तो 450, ठीक है हो गया। इसके बाद आती है प्रोसेस 0, जिसका 350 है, इसमें ऐड किया तो 800 हो जाएगा। फिर बची है प्रोसेस P2, 475 है, तो 800 को 475 में ऐड करेंगे तो 1275 हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया तरीका, एवरेज वेटिंग टाइम कैसे निकलता है। एवरेज वेटिंग टाइम में हमें लेनी है, शुरुआत 0 से करनी है और लास्ट वाले को छोड़ देना है। तो 0, 75, 200 प्लस 450 प्लस 800, 5 टर्म है ये, तो डिवाइड कर देंगे 5 से। टर्न अराउंड टाइम में कैसे निकालते हैं, 0 जो है फर्स्ट वाली जो 0 होती है उसको स्किप कर देते हैं और बाकी नंबर्स को हम लेते हैं लास्ट तक। तो इसमें आ जाएगा 75,
200, 450, 800, 275, ठीक है। और अब हमें क्या कर देना है, इसको 5 से डिवाइड कर देना है। देखिए एवरेज वेटिंग टाइम जो है यहां से निकलेगा कितना, 305, और टर्न अराउंड टाइम जो अब सोल्व हो जाएगा तो ये आएगा 560। तो थर्ड ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, ऐसे ये क्वेश्चन सोल्व हुआ। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था ये। ऑपरेटिंग सिस्टम ज्यादातर हमने जो है कवर किया हुआ है और वही क्वेश्चन जो थे पूछे गए थे। ओके, चलिए अगला देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ द क्लासिक प्रोसेस दैट कीप ट्रैक ऑफ कोड एग्जीक्यूशन विद इन द फ्रेमवर्क। इनमें से कौन सा पार्ट है क्लासिक प्रोसेस का जो कि कोड एग्जीक्यूशन रखता है विद इन द फ्रेमवर्क? क्या बोलेंगे इसको, क्या बोला जाएगा इसको? इसको बोलेंगे थ्रेड, ठीक है। पार्ट ऑफ द प्रोसेस, जो कि पार्ट होता है किसका, प्रोसेस का, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, थ्रेड बोलेंगे। चलिए अगला देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग occur between two processes because the outcome of the computation depend on the relative time that the two process execute their respective critical section। यानी कि जब दो प्रोसेस जो है एग्जीक्यूट कर रही है अपनी अपनी क्रिटिकल सेक्शन को, कौन सी कंडीशन होती है, ये रेस कंडीशन। तो राइट आंसर रेस कंडीशन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ये वही है जो अभी हमने पढ़ा 14 वाला थ्रेड, सही होगा इसमें। ओके, अगला देखिए। ये यहीं तक थे जो क्वेश्चन DSSB में पूछे गए थे। ओके, इनको बस आपको मतलब पता चल गया होगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वहाँ पे। तो उन टॉपिक्स पे और अच्छे से कमांड करिए, और जो ये एल्गोरिथम वाले क्वेश्चन है ना, इनको जरूर करके देखिए, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे ना ऑपरेटिंग सिस्टम से, वो इसी तरीके के आएंगे। तो इन क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, चाहे डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हो, CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हो, उन एल्गोरिथम को अच्छे से कीजिए, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कीजिए, डेडलॉक को कीजिए, ठीक है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आगे अभी क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं UGC में पूछे हुए। देखिए क्वेश्चन है, कंसिडर ए डिस्क क्यू विद रिक्वेस्ट फॉर इनपुट आउटपुट टू ब्लॉक ऑन सिलेंडर इन दैट ऑर्डर। एज्यूम दैट डिस्क हेड इज इनिशियली पोजिशनड एट सिलेंडर 53 एंड मूविंग टुवर्ड्स सिलेंडर नंबर 0। तो टोटल नंबर ऑफ हेड मूवमेंट यूजिंग शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट एंड सेकेंड एल्गोरिथम। ये क्या है, डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, स्कैन एल्गोरिथम, सी स्कैन, लोक, सी लोक, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, ये सब क्या है, स्कैन एल्गोरिथम है। देखिए इसमें किस तरीके से किया जाता है। इसमें देखिए एक तरीका जो मैंने आपको बताया हुआ है उस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरीके से लीजिए, 0 से लेकर आप 199 तक आप अरेंज कीजिए। फिर देखिए सबसे पहले हम जैसे किसके लिए कर रहे हैं, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे इनिशियल हेड पे कितना दिया है, 53, ठीक है। शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट में क्या होता है, जिनका जो मतलब क्या कहते हैं उसको, डिफरेंस जिसका सबसे कम हो, जो 53 के बिल्कुल पास में होगा उसकी तरफ जो हम इसको लेके जाएंगे। देखिए 53 के पास में अगर आप देखेंगे तो क्या आएगा, 65 आएगा, क्योंकि 53 और 37 का डिफरेंस ज्यादा होगा 53 और 65 से। तो हम 53 से कहां चलेंगे, 65 की तरफ चलेंगे, 65 से 67। फिर देखिए 67 से 98 का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 31, और 67 से 37 का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 30। तो हम यहाँ से 67 से डायरेक्ट कहाँ जाएंगे, 37 की तरफ जाएंगे। फिर 37 से 14 से हम डायरेक्ट आएंगे 98, फिर 98 से जाएगा फिर ये 122, फिर आगे 124 एंड देन 183। कुछ इस तरीके से जो है ये बन जाएगा। ओके, इसमें हमें क्या करना होता है, हमने जैसे 53 से शुरुआत करनी है तो हमें हर एक का जो है डिफरेंस लेते हुए चलना होता है। जैसे 53 से हम 65 गए तो 53 माइनस 65, यहाँ पे माइनस का साइन मैटर नहीं करता है, यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस लेना है हमें, ठीक है। प्लस फिर 65 से हम 67 गए तो 65 माइनस 67 करेंगे, प्लस 67 से 37 गए हैं तो इसको करेंगे। ओके, तो एक तरीका तो ये कि पूरा चार्ट बना के आप इसको करें, या फिर अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट जो है इसी में से जो है इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, इनिशियल हेड था 53, हमने देखा कि सबसे पास कौन सा है इसके, 37 है, तो 53 माइनस 37, ठीक है, प्लस उसके बाद कहां जाएगा ये, 37 से 14 पे जाएगा, ठीक है। 37 से कहां जाएगा, ओके सॉरी एक मिनट, 53 से 65 पे जाना था ना, क्योंकि वो उसके पास है, प्लस फिर 65 से कहां जाएगा, 67 के पास जाएगा, उसके बाद फिर प्लस, फिर 67 से ये 37 के पास जाएगा, 37 से किसके पास जाएगा, 14 के पास, और 14 से फिर ये सीधा किसके पास चला जाएगा, 14 से ये सीधा जाएगा 98 के पास, 14 माइनस 98, प्लस 98 से 122 के पास, फिर 122 से 124 के पास, फिर 124 से 180
3 के पास चला जाएगा। तो हमें इनकी जो भी डिफरेंस वैल्यू आए उनको क्या करना है, लेना है और ऐड कर देना है। ठीक है, सिर्फ इनको लेके ऐड कर देना। तो ये छोटे सीक फर्स्ट टाइम के अकॉर्डिंग आंसर जो आएगा इसका वो आ जाएगा 236 जो है इसका राइट आंसर निकल जाएगा। ओके, फिर आता है स्कैन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग अगर इसे आए तो स्कैन एल्गोरिथम में क्या करते हैं, हमें डायरेक्शन गिवन होती है बट इसमें डायरेक्शन गिवन नहीं है। तो उसमें हमें बताया होता है कि हमें लेफ्ट की तरफ जाना है, मतलब स्मॉल नंबर की तरफ जाना है या बड़े नंबर की तरफ जाना है। तो ये स्कैन में होता है। तो स्कैन में जैसे यहाँ पे 53 था, मान लीजिए ये शॉर्ट की तरफ कह रहा है, तो हम 53 से कहाँ जाएंगे 37। तो 53 से 37 गए, यहाँ पे हम 0 साइन करते हैं हमेशा। ओके, फिर 37 से हम 14 की तरफ जाएंगे। अब इसमें एक चीज आपको याद रखनी है कि आपको जो है बिल्कुल 0 तक इसमें जाना पड़ेगा, यानी कि जो इसका लास्ट पॉइंट होगा वहां तक आपको इसमें पहुंचना पड़ेगा। ओके, ये स्कैन एल्गोरिथम में होता है। तो 37 से 14 गए तो 14 से पहले हमें कहां जाना पड़ेगा, 0 पे जाना पड़ेगा। तो 14 माइनस 0 जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। 14 माइनस 0 हो गया। उसके बाद अब यहां पर हम डायरेक्शन को किसमें करेंगे, रिवर्स करेंगे। अब हम 0 से कहां जाएंगे, डायरेक्ट 0 से हम 65 पे पहुंचेंगे, फिर 65 से 67 पे। तो इस तरीके से हम करते जाएंगे। फिर 67 से 98, 98 से 122, 122 से 124, 124 से 183 तक जो है इसमें हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिया है 199, तो हमें जो है इसके लास्ट तक जो है जाना पड़ेगा। फिर जो है 183 में से 199 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। तो इन सभी को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 252 सिलेंडर्स। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 236 एंड 252 सिलेंडर्स। ओके, ठीक है, चलिए अगला देखिए। इफ द डिस्क हेड इज लोकेटेड इनिशियली एट 32, फाइंड द नंबर ऑफ डिस्क मूव्स रिक्वायर्ड विद FCFS इफ द डिस्क क्यू ऑफ इनपुट आउटपुट ब्लॉक्स रिक्वेस्ट आर। ओके, अब जो है ये क्या कह रहा है, जो डिस्क हेड है वो लोकेटेड है 32 पे और हमें लेना है किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी कि जो पहले आया है वही पहले उसको पहले अलॉट होगा। देखिए इसमें कैसे करेंगे। ओके, इस क्वेश्चन को करने से एक और चीज़ मैं आपको पहले बता देती हूँ। देखिए इसमें हमने 199 क्यों मांगा, क्योंकि इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अदरवाइज अगर इसका जो आंसर निकलना था वो सिर्फ 236 तक ही निकलना था, बट यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया गया था। इन्होंने जो आंसर दिया गया था वो दिया गया था 199 को लेके। अगर आपको इसमें ये गिवन होता ना कि जो सिलेंडर है वो 0 से लेकर 200 तक है या मैक्सिमम सिलेंडर 200 है, तो उसके अकॉर्डिंग जो था यहाँ पे 252 सिलेंडर निकल सकता था। लेकिन यहाँ पे नंबर सिर्फ कहाँ तक दिए हैं, 183 तक ही दिए हैं। ठीक है, तो जो आंसर निकलेगा वो 236 ही निकलेगा दोनों के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन जो था मे भी गलत था, तो इसीलिए जो है मैंने आपको बताया कि 199 जो है मैंने क्यों लिया है। इसका रीज़न ये है क्योंकि कई बार जो होता है ना गिवन दे देता है आपको कि सिलेंडर आपको यहाँ तक जाना है, क्योंकि जिसमें हमें लेफ्ट और राइट दोनों में जाना हो तो ऑब्वियस है वहाँ पे जो है बताया होगा कि कहाँ पर कितने, मतलब कहाँ तक जो है सिलेंडर हैं। ओके, तो अगर इसमें दिया होता 199 तो 252 सिलेंडर निकल जाते, अदरवाइज इसमें 236 जो है सही आंसर आता। ठीक है, तो मे भी ऑप्शन गलत है इसका। चलिए अगला देखिए। अब इसमें FCFS के अकॉर्डिंग कर रहे हैं हम। 32 पे है हमारी इनिशियल पोजीशन। 32 से वो क्या कहाँ गया, 98 पे गया। 98 से वापस 37 पे आएगा, फिर 37 से 14 जाएगा, फिर 124 जाएगा, फिर वापस 65 होगा, फिर 67 होगा। तो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो जो पहले आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग लेंगे। देखिए अब सबसे पहले हम लिख रहे हैं 32 से 98, तो 32 98, ठीक है, फिर प्लस 37 माइनस 98 से 37 पहुंचे ना, 98 माइनस 37 प्लस, फिर 37 से हम 14 पे गए, इसको प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 14 से सीधा हम कहाँ पे पहुंचे 124 पे, माइनस 124, फिर 124 से सीधा 65 पर, 65 से 67 पर। ओके, बस इनको ऐड करना है और आंसर को आपको निकाल देना है। देखिए कितना आएगा, तो इसको हम सॉल्व करके लिख लेते हैं। 32 में से 98 को माइनस करेंगे, कितना आएगा 66 आ जाएगा, फिर 61 आ जाएगा। 37 में से 14 को माइनस किया तो 23 हो जाएगा। 14 में से 124 तो 110 हो जाएगा। ओके, 124 में से 65 को माइनस किया तो 59 और देन यहाँ पे 2, तो इनको ऐड करेंगे 6 3 9 10 9 19 20 21 2 6 6 12 2 14 2 16 17 और 5 22 3 321 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए अगला देखते हैं।
नेक्स्ट है डिजक्स्ट्रा बैंकर एल्गोरिथम इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ, किसके लिए यूज करते हैं हम डिजक्स्ट्रा बैंकिंग एल्गोरिथम? डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, डेडलॉक अवॉइडेंस। अगला है ऑन रिसीविंग एन इंटरप्ट फ्रॉम एन IO डिवाइसेस द CPU, अगर जब हम इंटरप्ट जो है रिसीव करते हैं IO डिवाइसेस से तो CPU क्या करता है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, CPU branches of the interrupt service routine after completion of the current instruction। ठीक है। The maximum amount of information that is available in one portion of the disk access arm for a removable disk pack without further movement of the arm with multiple heads। तो ये क्या हो जाएगा, that is available in one portion of the disk access, तो a cylinder of data। ठीक है। A relationship between process such that each has some part which must be executed while the critical section of another is being executed is known as। ओके, किसकी डेफिनेशन हो जाएगी? म्यूचुअल एक्सक्लूजन की। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रिटिकल सेक्शन जो है अनदर प्रोसेस का वो एग्जीक्यूट हो रहा है, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रॉब्लम होगी है। हाउ मेनी स्टेट्स कैन ए प्रोसेस बी, कितनी स्टेट्स होती हैं? न्यू हो गई, रनिंग हो गई, रेडी हो गई, टर्मिनेशन हो गई, वेटिंग हो गई, तो 5 होती हैं, 5 स्टेट पढ़ी हमने। विच कमांड अलाउ यू टू व्यू योर फाइल 24 लाइन्स एट ए टाइम, 24 लाइन्स एट ए टाइम, तो कौन सी कमांड यूज करते हैं इसके लिए? PG कमांड। ठीक है। ब्लॉक और बफर कैशे आर यूज्ड टू, ब्लॉक और बफर कैशे, कैशे मेमोरी क्यों यूज करते हैं? जो कैपेसिटी होती है डिस्क, एक मिनट, देखिए बफर कैशे क्या होता है? बफर कैशे वो डाटा ब्लॉक्स होते हैं जहाँ पे हम कॉपी करते हैं टू परफॉर्म SQL ऑपरेशन। ठीक है। बफर कैशे क्या कह सकते हैं आप? एक शेयर्ड मेमोरी होती है, शेयर्ड मेमोरी स्ट्रक्चर होती है जिसको हम ऑल सर्वर प्रोसेसेस के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं। तो ये क्यों यूज़ की जाती है? टू इम्प्रूव डिस्क परफॉर्मेंस, डिस्क की जो परफॉर्मेंस होती है उसको इम्प्रूव करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इम्प्रूव डिस्क परफॉर्मेंस जो है सही होगा। अगला देखिए, पेज मेकिंग प्रोसेस फ्रॉम मेन मेमोरी टू डिस्क इज कॉल्ड। जब हम मेन मेमोरी से डिस्क मतलब मेन मेमोरी से डिस्क में क्या लेते हैं, पेज मेकिंग प्रोसेस जो होती है उसको क्या बोला जाता है? मेन मेमोरी टू डिस्क, मतलब जब हम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में या मेन मेमोरी से वापस हार्ड डिस्क में मिलते हैं, कौन सी प्रोसेस होती है? ये स्वैपिंग होती है ना, स्वैपिंग में ये ऐसा करते हैं हम। ठीक है, तो ये स्वैपिंग हो जाएगी। अगला है ए डेडलॉक इज इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। डेडलॉक क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम में? एक डेफिनेट वेटिंग प्रोसेस है। क्या है? डेफिनेट वेटिंग प्रोसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड द फाइल नेम इन मल्टीपल कॉलम्स, तो किस कमांड के द्वारा फाइल जो है मल्टीपल कॉलम्स में लिख सकते फाइल का नेम? तो कौन सी कमांड हो जाएगी? LSX कमांड, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक। अगला देखिए, इन ऑर्डर टू अलाउ ओनली वन प्रोसेस टू एंटर क्रिटिकल सेक्शन बाइनरी सीमाफोर आर इनिशियलाइज्ड टू। अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ एक ही प्रोसेस एंटर हो क्रिटिकल सेक्शन में, तो हम बाइनरी सेमाफोर को क्या इनिशियलाइज करते हैं? 1 इनिशियलाइज करते हैं। ओके, और जैसे ही सीमाफोर में वो एंटर कर जाती है तो जो सीमाफोर में जो प्रोसेस होती है ना वो नेगेटिव होना शुरू होती है। ठीक है, तो नेगेटिव होती है उसमें। अगला है रिमोट कंप्यूटिंग सर्विस इन्वॉल्व द यूज ऑफ टाइम शेयरिंग एंड। रिमोट कंप्यूटिंग सर्विस किसका यूज करता है? टाइम शेयरिंग और बैच प्रोसेसिंग का, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। चलिए आगे देखिए, डिस्क शेड्यूलिंग कौन सी होती है? डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, हमने ऊपर अभी पढ़ा ना, स्कैन एल्गोरिथम डिस्क शेड्यूलिंग होती है, तो स्कैन हो जाएगा यहाँ पे, स्कैन। ओके, टाइम शेयरिंग कौन सी होती है? टाइम किस में होता है? टाइम क्वांटम या टाइम स्लाइस? राउंड रोबिन में होता है, तो राउंड रोबिन हो जाएगी। बैच प्रोसेसिंग कौन सी होती है? फीफो होती है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और इंटरप्ट प्रोसेसिंग होती है लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, चलिए अगला देखिए, डैश सिंक्रोनाइज क्रिटिकल रिसोर्सेज टू प्रिवेंट डेडलॉक। इनमें से कौन सा सिंक्रोनाइज करता है क्रिटिकल रिसोर्सेज को डेडलॉक से प्रिवेंट करने के लिए? तो सीमाफोर सही हो जाएगा यहाँ पे। डैश इज वन ऑफ प्री एम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। इनमें से जो प्री एम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, प्री एम्प्टिव मींस जिसमें इंटरप्शन आता है। ओके, वो कौन सी है? राउंड रोबिन है। इंटरप्शन आता है ना, क्योंकि टाइम स्लाइस हमें देना पड़ता है। बाकी में सब में क्या है? शॉर्टेस्ट जो जैसे ये हो ना प्रायोरिटी बेस, इसमें हम प्रायोरिटी असाइन कर देते हैं, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी वो होता रहेगा, उसमें कोई इंटरप्ट आएगा ही नहीं। फिर है शॉर्टेस्ट सीक फर्स्ट है ये, या शॉर्टेस्ट सीक टाइम नेक्स्ट हो गई, इसमें भी हम शॉर्टेस्ट जॉब लेते हैं, तो इसमें भी जो है कोई इंटरप्शन नहीं होगा, तो ऑब्वियसली ये नॉन प्रिमिटिव हो जाएंगे। लेकिन राउंड रोबिन में टाइम स्लाइस होता है, उस टाइम के अकॉर्डिंग हमें इंटरप्शन आता है, तो राउंड रोबिन क्या हो जाएगी? प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हो जाएगी। ओके, ए पेज फॉल्ट कब अकर होता है?
जब वो पेज मेमोरी में ना हो तब पेज फॉल्ट अकर होता है, यही पढ़ा है हमने। तो इज एन एक्सेस टू द पेज नॉट करंटली इन मेमोरी। ए सीमाफोर काउंट ऑफ नेगेटिव n मीन्स दैट द क्यू कंटेन्स वेटिंग प्रोसेस। एक सीमाफोर काउंट ऑफ नेगेटिव n कर रहे हैं हम, तो इसका मतलब क्या है कि क्यू में कितनी वेटिंग प्रोसेस होगी। तो मैंने कहा आपको क्या होती जाती है, नेगेटिव होती जाती है इसमें जो है। मान लीजिए अगर 2 हैं वेटिंग में, तो जैसे ही सीमाफोर में जाएगी तो उसमें से माइनस हो जाएगी, 1 रह गई। अब 1 प्रोसेस है, ये सीमाफोर में एंटर कर गई तो कितना बची, 0 बच गई। तो इस तरीके से नेगेटिव जो है इसमें से होती जाती है। तो यहाँ पे जो है कितनी वेटिंग प्रोसेस हो जाएंगी, -n है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है ना सीमाफोर काउंट ऑफ नेगेटिव n। नेगेटिव n का मतलब जब सीमाफोर नेगेटिव हो जाएगा तो मींस 0 वैल्यू हो जाएगी। तो वेटिंग प्रोसेस कितनी आ जाएंगी, n वेटिंग प्रोसेस जो है यहाँ से निकल जाएंगी क्यू में, ठीक है। तो b जो है यहाँ पे n आ जाएगा। ए प्रोग्राम इज लोकेटेड इन द स्मॉलेस्ट अवेलेबल होल इन द मेमोरी इज। तो कौन सा प्रोग्राम है जो कि लोकेट करता है स्मॉल अवेलेबल होल। फर्स्ट फिट में तो क्या होगा, चाहे बड़ा हो छोटा हो, जो फर्स्ट पोजीशन पे होगा वो अलॉट हो जाएगा, जो उसमें अलॉट हो सकता है। तो उसमें तो ये होता है। वर्स्ट में क्या होगा, जिसमें मतलब सबसे बड़ा जो होगा वो अलॉट होता है। तो यहाँ पे बिल्कुल स्मॉलेस्ट अवेलेबल होल किस में हम देते हैं, बेस्ट फिट में जाता है। ओके, आगे है द यूनिक्स कमांड यूज टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ कैरेक्टर इन ए फाइल। नंबर ऑफ कैरेक्टर इन ए फाइल फाइंड आउट करने के लिए किस यूनिक्स कमांड का यूज किया जाता है, तो WC कमांड इसके लिए यूज की जाती है, वर्ड काउंट जिसको बोलते हैं, ठीक है। किस किस लिए इसका WC कमांड का यूज किया जाता है, फाइंड आउट नंबर ऑफ वर्ड काउंट हो या बाइट्स हो, कैरेक्टर्स हो, राइट काउंट हो, ये सब करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, WC कमांड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बोला था ना काउंट करने के लिए, तो वर्ड काउंट जो है इसके लिए यूज हो जाएगी, ठीक है। ओके, चलिए अगला देखिए। ए पेज फॉल्ट, ये वही है, इज इन एक्सेस टू द पेज नॉट करंटली इन मेमोरी। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेज, और कंप्यूटर के बीच का माध्यम होता है यूजर। ये क्या क्या कार्य करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, कंट्रोल करता है इनपुट आउटपुट को, मैनेज करता है यूज ऑफ मेन मेमोरी को, कंट्रोल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, और ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव जो है ये सारे काम किसके हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, सपोज ए सिस्टम हैज 12 इंस्टांसेस ऑफ सम रिसोर्सेज विद एन प्रोसेस कंपीटिंग फॉर दैट रिसोर्सेज। क्या कह रहा है कि 12 रिसोर्सेज हैं, ठीक है। रिसोर्सेज कितने हैं, 12 है, और उसके लिए n प्रोसेस जो है वो कंपीट कर रही हैं, ठीक है। n प्रोसेस, हमें नहीं पता है कि कितनी प्रोसेस है। फिर कह रहा है कि हर एक प्रोसेस को रिक्वायर चाहिए 4 इंस्टांस ऑफ द रिसोर्सेज। फिर कह रहा है कि जो नंबर ऑफ रिसोर्सेज हैं उनको 4 जो है रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है। मतलब रिक्वायर जो है वो 4 हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n क्या होगी कि सिस्टम कभी भी डेडलॉक की स्टेट में ना आए। यहां पर एक ध्यान दीजिए, इसने बोला मैक्सिमम कितनी हो सकती है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं यहां पर ऑप्शंस पे आते, चलिए अगर मैंने ले लिया 6 कि 6 प्रोसेस हैं, 6 प्रोसेस हैं, तो रिसोर्सेज देखिए कितने कितने काउंट हो जाएंगे, 2 काउंट हो जाएंगे इसमें, 6 दूनी 12। ओके, तो इसमें क्या है, इसमें क्या है कि वो क्या कहते हैं उसको, डेड मतलब अनसेफ स्टेट में आने के चांसेस जो हैं हो जाएंगे, और अनसेफ स्टेट में आएगा तो डेडलॉक, तो डेडलॉक में तो एंटर करेगा ही करेगा, ठीक है। तो 6 नहीं हो सकता। अब बात आती है 5 की। अगर मैं 5 प्रोसेस ले लेती हूं और उनको 4 मतलब रिसोर्सेज तो सिर्फ 12 हैं, तो किस तरीके से अलॉट होंगे, किसी को 3 अलॉट होंगे, किसी को 2 अलॉट होंगे, उसमें भी चांस है कि वो सेफ स्टेट में ना आए, अनसेफ में आ जाए, ठीक है। ऐसे ही 4 है तो 4 3 12, अगर मैं 3 करती हूँ, हाँ 4 3 12, ये हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है, पॉसिबल है। ओके, फिर मैंने कहा कि 3 अगर मैं अलॉट करूं तो इनको कितने कितने रिसोर्सेज मिल सकते हैं, 4 रिसोर्सेज मिल सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पे बताना है कि वो कौन सा होगा कि सिस्टम नेवर एंटर इनटू डेडलॉक। अब इसमें देखिए हम क्यों नहीं ले सकते हैं 4 वाली की जो, ठीक है, n प्रोसेस है ना, क्योंकि इसमें, ठीक है, तो हमें जो प्रोसेस लेनी पड़ेंगी वो 3 ही लेनी पड़ेंगी, ठीक है। प्रोसेस कितनी लेनी पड़ेंगी, 3 लेनी पड़ेंगी, तभी जो है हम उसको 4 जो रिसोर्सेज है वो अलॉट कर सकते हैं, ठीक है। 4 रिसोर्सेज जो है अलॉट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखिए 4 प्रोसेस ले लेती हूँ तो इनको कितने रिसोर्सेज अलॉट होंगे, 3 रिसोर्सेज अलॉट होंगे ना, लेकिन रिसोर्सेज कितनों की जरूरत है, 4 रिसोर्सेज की जरूरत है। तो हमें प्रोसेस कितनी लेनी पड़ेंगी, 3 प्रोसेस लेनी पड़ेंगी, तभी हम उसको 4 में डिवाइड कर सकते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे कितनी आ जाएंगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n फॉर विच सिस्टम नेवर एंटर इनटू डेडलॉक। अगर मैं कुछ और लेती तो उसमें पॉसिबिलिटी होती कि वो डेडलॉक में एंटर कर जाए, ठीक है। लेकिन अगर मैं
मान लीजिए मैं 3 प्रोसेस ले लेती हूं और हमें पता है उनको रिसोर्सेज की 4-4 की ही जरूरत है, तो तीनों को ही जब 4-4 अलॉट हो जाएंगे तो डेडलॉक में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि उसकी जो भी नीड थी वो पूरी हो जाएगी। ठीक है, एग्जीक्यूशन स्टार्ट, फ्री हो जाएंगे तीनों ही जैसे ही उन्हें अलॉट होगा। ओके, तो 3 जो है यहां पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू ओवरकम डिफिकल्टीज इन रीडर राइटर प्रॉब्लम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। रीडर राइटर प्रॉब्लम ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने पढ़ा है क्या होती है। ठीक है, रीडर राइटिंग प्रॉब्लम पढ़ा है, रीडर राइटर सॉरी, डाइनिंग फिलोसफर पढ़ा है, बाउंडेड बफर प्रॉब्लम पढ़ा है। तो इन्हीं में से पूछा है कि कौन सी है जो कि रीडर राइटर प्रॉब्लम के बारे में सही है। फर्स्ट कह रहा है राइटर्स आर गिवन एक्सक्लूसिव एक्सेस टू शेयर्ड ऑब्जेक्ट, कि राइटर्स के पास जो है मतलब वो शेयर कर सकता है ऑब्जेक्ट्स को। रीडर्स के पास होता है कि वो शेयर करे ऑब्जेक्ट को। फिर कह रहा है कि बोथ, दोनों के पास होता है कि वो शेयर कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को। तो इसमें से हमें करेक्ट चूज करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें रीडर राइटर प्रॉब्लम को जानना होगा। देखिए इसमें हम क्या करते हैं, रीडर राइटर प्रॉब्लम में कुछ डाटा आइटम्स होते हैं या जैसे फाइल है, डाटाबेस है, इसको हम प्रोसेस के बीच में क्या करते हैं, शेयर करते हैं। ठीक है, शेयर करते हैं। और ये प्रोसेस कैसे होंगे, रीडर प्रोसेस होंगी और राइटर प्रोसेस। रीडर प्रोसेस में क्या करते हैं हम, रीडर जो होता है वो फाइल को क्या करता है, रीड करता है। और राइटर प्रोसेस में राइटर क्या करता है, उस फाइल में कंटेंट को लिखता है, यानी कि राइट करता है। ओके, मान लीजिए अगर कोई रीडर प्रोसेस रीड कर रही है, कोई रीडर अगर प्रोसेस रीड कर रही है तो राइटर क्या कर सकता है, उस प्रोसेस में राइट नहीं कर सकता है। राइटर क्या कर सकता है, उस प्रोसेस में राइट नहीं कर सकता है, लेकिन किसी दूसरी रीडर प्रोसेस को जरूर रीड कर सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है, अगर रीडर प्रोसेस जो है रीड कर रही है, रीड या कह लीजिए कि रीडर्स जो है अगर वो प्रोसेस को रीड कर रहा है तो राइटर्स जो होगा वो उसको लिख नहीं सकता है, प्रोसेस राइट नहीं कर सकता, लेकिन दूसरी रीडर्स को वो पढ़ सकता है। ऑब्वियस है वहां पे शेयर हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर कोई राइटर प्रोसेस को क्या कर रहा है, राइट कर रहा है, ओके, तो किसी भी दूसरी प्रोसेस रीडर या राइटर रीड या राइट नहीं कर सकता। तो अभी तो हमने पढ़ा कि जब रीडर कर रहा है तो राइटर वो कर सकता है रीड, लेकिन अगर प्रोसेस राइट हो रही है तो कोई दूसरी प्रोसेस को रीडर राइट, रीड या राइट कुछ भी नहीं कर सकता है फिर रीडर के बाद, यानी कि रीडर के साथ उस चीजों को शेयर नहीं किया जाता है। ओके, उन्हें क्या करना होगा, रीडर को उस प्रोसेस के पूरी होने तक वेट करना पड़ेगा। ओके, तो ये चीज इसमें याद रखिए। तो इसमें ये कहा गया कि राइटर्स आर गिवन एक्सक्लूसिव एक्सेस टू शेयर ऑब्जेक्ट। शेयर ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, बट रीडर नहीं कर सकता। और जब रीडर नहीं कर सकता तो बोथ भी नहीं कर सकते। तो चूज द आंसर करेक्ट। तो 1 ओनली जो है यहाँ पे सही हो जाएगा इसके बारे में। ठीक है, ये इसमें आपको याद रखना है। रीडर राइटर प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो है लॉक सिस्टम का यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है डर्टी बिट इज यूज्ड टू शो द। डर्टी बिट का यूज क्यों किया जाता है, क्या शो करने के लिए किया जाता है, तो पेज दैट इज मॉडिफाइड आफ्टर बीइंग लोडेड इनटू कैशे मेमोरी। ओके, पेज को मॉडिफाई करने के लिए किया जाता है जब वो उसे कैशे मेमोरी में लोड किया जाता है, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, डर्टी बिट का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, ए प्रोसेस रिसाइडिंग इन मेन मेमोरी एंड रेडी एंड वेटिंग फॉर एग्जीक्यूशन इज केप्ट ऑन। जॉब क्यू, एग्जीक्यूशन क्यू, वेट क्यू या रेडी क्यू, क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। देखिए, ए प्रोसेस रिसाइडिंग इन मेन मेमोरी, कहां पर है, वो मेन मेमोरी के अंदर है, एंड रेडी एंड वेटिंग फॉर एग्जीक्यूशन, लेकिन एग्जीक्यूशन के लिए वेट कर रही है। तो किस स्टेट में होगा, रेडी स्टेट में होगा ना, क्योंकि देखिए मेन मेमोरी 2 जगह है, एक रेडी में है और दूसरा नहीं, सॉरी रेडी में है, हाँ रनिंग में है, मेन मेमोरी रनिंग में है, सॉरी वेट रेडी स्टेट में होती है मेन मेमोरी, रेडी स्टेट में, क्योंकि हम वहाँ न्यू से जो प्रोसेस क्रिएट करते हैं तो उसको किस में लाते हैं, रेडी स्टेट में, यानी कि मेन मेमोरी में लोड करते हैं, फिर मेन मेमोरी से उसको सीपीयू अलॉट होता है जब वो रनिंग में जाता है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर कोई प्रोसेस मेन मेमोरी में है और रेडी है और वेट कर रही है एग्जीक्यूशन के लिए, तो उसको हम किस में रखते हैं, रेडी क्यू में रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए, डैश सिस्टम कॉल क्रिएट न्यू प्रोसेस इन यूनिक्स। यह मैंने ऊपर बताया था आपको, लाइनेक्स हो, यूनिक्स हो, इनमें जो कौन सा सिस्टम कॉल क्रिएट करता है न्यू प्रोसेस को, फोर्क सिस्टम कॉल। ठीक है, तो ये मैंने बता ही दिया था आपको, फोर्क सिस्टम कॉल जो है सही हो जाएगा। ओके, आगे देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग सेट ऑफ प्रोसेस एंड लेंथ ऑफ सीपीयू बस टाइम गिवन इन मिलीसेकंड, एज्यूम दैट प्रोसेस बीइंग शेड्यूल्ड विद राउंड रोबिन शेड्यूलिंग। टाइम क्वांटम दिया है तो इसको आपको राउंड रोबिन में करना है टाइम क्वांटम के अकॉर्डिंग। क्या जो है यहाँ से ओके निकालना क्या है, यहाँ पे वेटिंग टाइम निकालना है, वेटिंग टाइम हमें यहाँ से निकालना है।
P4 के लिए, प्रोसेस P4 के लिए वेटिंग टाइम निकालना है। तो आप निकाल सकते हैं इसमें प्रोसेस P4 के लिए वेटिंग टाइम। देखिए सबसे पहले इसमें टाइम क्वांटम कितना लिया है, 0 लिया है। तो वेट 0 था, 0 से ये कितना चलेगा, वेट प्रोसेस P1 थी ना, 0 से 4, तो P1 के लिए कितना बच जाएगा, अभी 1 बच जाएगा। फिर P2 चलेगी, कितना चलेगी, 8 तक चलेगी, तो 4 इसमें से माइनस कर दीजिए, 3 इसके लिए बच जाएगा। फिर P3 चलेगी, P3 के लिए देखिए कितना हो जाएगा, P3 के लिए हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 6 में से 4 को माइनस कर दीजिए, इसके लिए अभी 2 बचेगा। फिर P4 आएगी, P4 के लिए 4 जो है पूरा, यानी कि P4 जो है वो पूरी हो जाएगी। तो P4 के लिए वेटिंग टाइम देखिए कितना हो जाएगा, तो 0, 4, 8 और 12, 12 और 8 20, 24, 1 मिनट। ओके, सिंपल इसमें बताना है कि वेटिंग टाइम कितना होगा। तो देखिए 0, 4, 8, 12, प्रोसेस P4 आने से पहले कितना दिया गया है, यहाँ पे 12 दिया गया है, तो 12 जो है इसका वेटिंग टाइम हो जाएगा। ठीक है, आगे 16 आएगा, तो 16 में से जो है 4 को आप करना होता है, मतलब लास्ट में P4 जहां पर खत्म हो रहा है, जब नई प्रोसेस साइन हो रही है, तो उसमें से जितना टाइम क्वांटम था उसको माइनस कर दीजिए, तो 12 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक बार और बता देती हूँ मैं आपको। देखिए कुछ इस तरीके से जो है ये गिवन है। पहले P1 प्रोसेस को हो रहा है अलॉट, 0 से लेकर 4 तक चलाइए। ठीक है, टाइम क्वांटम कितना है, 4 का है, तो 4 ऐड करते जाएंगे, 4 से 8 चलेगा, 8 से 12 चलेगा, फिर 12 से 16 आएगा, और 16 से आगे 20 आएगा। पहले P1 प्रोसेस आएगी, फिर P2 प्रोसेस आएगी, P3 आएगी और P4 आएगी। अब P4 का अगर आप देखेंगे बर्स्ट टाइम 4 है, तो यानी कि P4 यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुकी है, तो इसके लिए वेटिंग टाइम हमें निकालना है। तो इसके लिए वेटिंग टाइम या तो आप ये कीजिए कि P4 की जो प्रोसेस यहां पे आ रही है उसको आप डायरेक्ट लिख दीजिए उसका वेटिंग टाइम, या फिर नेक्स्ट जो 16 पे वो जैसे पूरा कर रही है, तो 16 में से टाइम क्वांटम जो है उसको माइनस कर दीजिए, तो 16 - 4 12 हो जाएगा, तो 12 जो है यहां पर सही निकल जाएगा। ओके, तो ऐसे जो है आपको टाइम क्या कहते हैं उसको, वेटिंग टाइम निकालना है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट राइटर वाला था, ये हमने पढ़ ही लिया था। ओके, अगला देखिए, इन डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम डिस्क हेड मूव्स फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड ऑफ द डिस्क सर्विंग द request along the way. When the head reaches the other end, it immediately returns to the beginning of the disk without serving any request on the return trip. देखिए सी स्कैन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखिए इसमें क्या कहा गया है कि डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जिसमें डिस्क हेड मूव करता है फ्रॉम वन टू अनदर एंड और सर्विंग द रिक्वेस्ट अलोंग द वे, व्हेन द हेड रीचेस द अदर एंड, जब जो है एंड पे पहुंच जाता है तो ये इमीडिएटली रिटर्न हो जाता है बिगिनिंग ऑफ द डिस्क विदाउट सर्विंग एनी रिक्वेस्ट ऑन द रिटर्न टिप। तो ये सी स्कैन में होता है। देखिए सी स्कैन शेड्यूलिंग में क्या होता है, इसमें देखिए लगभग स्कैन शेड्यूलिंग के समान होता है, बट इसमें जो जब हम एग्जीक्यूट करते हैं और हम मान लीजिए एंड पॉइंट पे पहुंच गए, ठीक है, तो एंड पॉइंट पे हम जैसे ही पहुंचेंगे, हमारे जो क्यू दिए गए थे, सिलेंडर दिए गए थे, वो खत्म हो गए हैं, एंड क्यू पे हम पहुंच गए हैं, तो हम उस एंड क्यू से डायरेक्ट कहाँ पर पहुंच जाते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। कहाँ पर पहुंच जाते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। तो ये सी स्कैन होती है। तो इसमें यही जो है बोला गया है, ठीक है, कि जब हेड जो है वो एंड पे पहुंच जाए और देन इमीडिएटली रिटर्न हो जाए बिगिनिंग ऑफ द डिस्क, तो उसको हम सी स्कैन बोलते हैं। इसमें आप ये कह सकते हैं कि जो एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, दोनों का वो सेम होता है, ठीक है, क्योंकि यहां से जैसे ही वो एंड पे पहुंचा वो वापस जो है कहां पर पहुंच जाएगा, वहीं पर आ जाएगा, तो इसको सी स्कैन बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 एटॉमिक ऑपरेशन परमिजिबल ऑन सीमाफोर आर। सीमाफोर में जो 2 ऑपरेशन हम यूज करते, कौन कौन से करते हैं, वेट और सिग्नल यूज किया जाता है, तो वेट एंड सिग्नल आर द एटॉमिक ऑपरेशन पॉसिबल ऑन सीमाफोर, ठीक है, तो वेट सिग्नल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, विच मॉड्यूल गिव कंट्रोल ऑफ द सीपीयू टू द प्रोसेस सिलेक्टेड बाय शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। 3 तरीके के शेड्यूलर पढ़े ना हमने, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। तो इसमें हमने एक टर्म पढ़ी थी कि कौन जो है क्या करते हैं, कंट्रोल देता है सीपीयू का टू द प्रोसेस सिलेक्टेड बाय द शॉर्ट टर्म टाइम, तो वो कौन होता है, डिस्पैचर होता है। ओके, डिस्पैचर जो है रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर हैंड ओवरिंग द कंट्रोल ऑफ सीपीयू टू द न्यूली सिलेक्टेड प्रोसेस बाय द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। मतलब शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ने जिसको मतलब जो है सीपीयू असाइन करना है, उस मतलब कौन रिस्पॉन्सिबल होता है उसको कंट्रोल करने के लिए, तो डिस्पैचर होता है, ठीक है।
मतलब कौन सा मॉड्यूल है जो कंट्रोल देता है सीपीयू का उस प्रोसेस को जिसे सिलेक्ट किया है किसने, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ने। ठीक है, तो उसका सीपीयू का कंट्रोल उस प्रोसेस को कौन देता है, डिस्पैचर देता है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे डिस्पैचर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, सपोज देयर आर 6 फाइल विद कोरस्पॉन्डिंग साइज, मतलब हर एक फाइल का साइज दे दिया है और कह रहा है कि द फाइल्स आर टू बी सॉर्टेड ऑन ए सिक्वेंशियल डिवाइस इन सच ए वे दैट ऑप्टिमाइज एक्सेस टाइम, इन व्हाट ऑर्डर शुड द फाइल्स बी सॉर्टेड। तो हमें जो है एक्सेस टाइम ऑप्टिमाइजेशन को शॉर्ट करने के लिए किस तरीके से फाइल साइज को किस ऑर्डर में जो है पुट करना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कब जो है हम मतलब जो एक्सेस टाइम है उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, किसमें, जब हम उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे, यानी कि पहले सबसे छोटी प्रोसेस देन बड़ी होती जाए। तो सबसे छोटी प्रोसेस यहाँ पे 60 KB है तो ये F4 हो जाएगा, 64 के बाद 65 KB है तो F6 हो जाएगा, उसके बाद है 75 KB तो F3 हो जाएगा, तो F4 F6 F3, देन उसके बाद F1 देन F2 और लास्ट में F3। तो उसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब अरेंज करेंगे तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं एक्सेस टाइम को। ओके, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए अगला देखिए। नेक्स्ट है, कंसीडर ए वर्चुअल पेज रेफरेंस स्ट्रिंग, सपोज ए डिमांड पेजिंग वर्चुअल मेमोरी सिस्टम रनिंग ऑन ए कंप्यूटर सिस्टम्स और मेन मेमोरी में 3 पेज फ्रेम है। तो देन पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम हैज मिनिमम नंबर ऑफ पेज फॉल्ट, किस में मिनिमम नंबर ऑफ पेज फॉल्ट निकलेंगे। तो ये हमने देखे किया है, अभी वापस से करेंगे तो फिर से उतना ही टाइम वेस्ट जो है इसमें हो जाएगा। देखिए फीफो का निकाल के देखिए, लास्ट इन फर्स्ट आउट करके देखिए और लेस्ट रिसेंटली यूज्ड, फिर जिसमें कम पेज फॉल्ट होंगे तो वो जो है राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें मिनिमम पेज फॉल्ट जो है यहाँ से निकल के आएंगे। ठीक है, देखिए फीफो एल्गोरिथम में जब इसको रखेंगे तो 15 पेज फॉल्ट अक्कर होंगे, कितने, 15 पेज फॉल्ट, और बाकी लीफो एलआरयू में भी ज़्यादा ही होंगे, ऑप्टिमल में जो है सबसे कम होंगे। तो ऑप्टिमल जो है यहाँ पे सबसे बेस्ट होगी। तो बाकी ना आप इसको ना खुद से करके देखिए, क्योंकि मैंने चारों की चारों करवा दी आपको, तो इसको आप खुद करके देखिए। यहाँ पे जो आंसर आएगा वो ऑप्टिमल आएगा, जो मिनिमम पेज फॉल्ट आएंगे वो ऑप्टिमल में आएंगे। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, तो इसको जो है आप करके देखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। कंसीडर ए डिस्क क्यू विद रिक्वेस्ट फॉर IO टू ब्लॉक ऑन सिलेंडर, SSTF के अकॉर्डिंग हमें बताना है शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट टू मीट द रिक्वेस्ट। ओके, इसमें इनिशियल हेड दे दिया है 53, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट में क्या है, मतलब जिससे उसका जो स्पेस है वो मतलब डिफरेंस जो है वो कम आए, उसके अकॉर्डिंग हमें करना होता है इसमें। तो देखिए क्या होगा, 53 से वो कहाँ जाएगा, 53 के आसपास कौन सी वैल्यू आ रही है, 65 आ रही है, तो 53 पे से वो कहाँ जाएगा, 65 पे जाएगा। तो 53 माइनस 65 करेंगे, फिर प्लस 65 से 67 जाएगा। तो ये हमने कर लिया था ना, वही क्वेश्चन आई थिंक ये, इसमें 236 निकलेगा, 236 जो है इसमें सही हो जाएगा। ये उसमें आया था ना D+B, या पता नहीं शायद वापस से ये नेट का ही क्वेश्चन है, उसमें जो था दोनों दिए गए थे लेकिन क्यू यही थी, तो 236 ही जो है यहाँ पे सही राइट आंसर निकलेगा। ओके, तो ये हमने कर ही लिया था, वही क्वेश्चन है ये सेम। ओके, वेट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 3 प्रोसेसेस P1, P2 एंड P3 शेयरिंग ए सीमाफोर फॉर सिंक्रोनाइजिंग ए वेरिएबल। इनिशियल वैल्यू ऑफ सीमाफोर की इनिशियल वैल्यू 1 ले ली। एज्यूम दैट नेगेटिव वैल्यू ऑफ सीमाफोर टेल अस हाउ मेनी प्रोसेस आर वेटिंग। और हमने ये एज्यूम कर लिया कि जो नेगेटिव है, नेगेटिव होती जाएगी, वो हमें ये बताएगी कि कितनी प्रोसेस हैं जो कि वेट कर रही हैं। ठीक है, ये वेटिंग हमें टाइम जो है हमें देगी। ठीक, तो आगे कह रहा है ये कि प्रोसेस एक्सेस द सीमाफोर इन फॉलोइंग ऑर्डर। फिर प्रोसेस जो है एक्सेस कर रही है सीमाफोर को इस ऑर्डर में। सबसे पहले कर रही है P2 एक्सेस करना चाहती है, तो 1 प्रोसेस जो है इसमें क्या कर रही है, वेटिंग स्टेट में है। तो जैसे ही P2 ने एक्सेस किया तो सीमाफोर डिक्रीज हो जाएगा 1 से, कितना हो जाएगा 0। 0 का मतलब क्या है कि कोई भी प्रोसेस जो है वो वेट नहीं कर रही है, यानी कि नो वन इज वेटिंग। देन P1 नीड एक्सेस, जैसे ही P1 को एक्सेस की जरूरत होगी तो हम क्या करेंगे, न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, यानी कि एक प्रोसेस जो है वो क्या कर रही है, वेट कर रही है। फिर P3 ने किया, P3 नीड्स टू एक्सेस, यानी कि -1 में एक और माइनस करेंगे हम, तो कितना बचेगा 2 मीन्स 2 प्रोसेस आर वेटिंग। फिर P2 एग्जिट क्रिटिकल सेक्शन, अब P2 ने एग्जिट कर लिया क्रिटिकल सेक्शन, तो 2 में हमें क्या करना पड़ेगा,
अब 2 थी, 2 प्रोसेस वेट कर रही थी, एक ने एग्जिट कर दिया तो कितनी बची, 1 प्रोसेस हो जाएगा, 1 प्रोसेस इज वेटिंग। फिर कह रहा है P1 ने भी एग्जिट कर लिया है, हमें पता था कि एक ही प्रोसेस है और उसने भी जो है क्या कर लिया, एग्जिट कर लिया, तो कितनी प्रोसेस बची, 0 प्रोसेस, यानी कि क्या हो जाएगा, द फाइनल वैल्यू ऑफ सेमाफोर कितनी मिलेगी हमें, 0 मिलेगी। ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यू इसमें इस तरीके से चलती है। इनिशियल वैल्यू जो होती है इसकी हम वो 1 लेते हैं, 1 पे से जब हम, इसने बोल भी दिया है कि अगर हम नेगेटिव करते जाएंगे तो इसका मतलब होगा कि इतनी प्रोसेस जो है उसमें वेट कर रही हैं। ठीक है, जब हमने P2 को असाइन किया तो हमारा आंसर 0 आया, यानी कि 0 प्रोसेस जो है वेट कर रही थी, यानी कि कोई प्रोसेस वेट नहीं कर रही थी उसमें। फिर जब हमने P1 नीड टू एक्सेस करना चाहा तो ये क्या हो गया, 0 से -1 किया तो -1, यानी कि एक प्रोसेस वेट कर रही है। फिर P3 ने एक्सेस किया तो -1 यानी कि -2, मतलब 2 प्रोसेस वेट कर रही हैं। उसके बाद P2 ने एग्जिट कर लिया क्रिटिकल सेक्शन, अब 2 प्रोसेस वेट कर रही थी, उसमें से एक ने क्रिटिकल सेक्शन एग्जिट कर दिया तो कितनी प्रोसेस बची, एक प्रोसेस बची। फिर P1 ने एग्जीक्यूट कर लिया, एक ही वेट कर रही थी तो उसने भी एग्जिट कर लिया तो कितनी बची, 0। तो सीमाफोर की जो फाइनल वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 0 जो है सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से करना है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम मे कॉज स्टारवेशन। स्टारवेशन की प्रॉब्लम इनमें से किस किस में आती है। स्टारवेशन की प्रॉब्लम क्या होती है, स्टारवेशन क्या होता है, जिसमें वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा हो जाए वहां पे स्टारवेशन की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, और स्टारवेशन की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होता है, तो वो होती है एजिंग टेक्निक। एजिंग से हम जो है क्या करते हैं, स्टारवेशन को सॉल्व करते हैं। देखिए, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड में स्टारवेशन की प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, राउंड रोबिन में टाइम स्लाइस होता है, इसमें भी जो है क्या आती है, इसकी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इसमें फिक्स्ड टाइम हो जाता है ना, तो इसमें भी क्या होती है, स्टारवेशन आता है। उसके बाद प्रायोरिटी है, मींस इसमें भी वेटिंग टाइम ज्यादा रहेगा। अगर कोई बड़ी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही तो वो पूरी तरीके से एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद कोई और होगी, तो यहां पर भी होगा स्टारवेशन। शॉर्टेस्ट प्रोसेस नेक्स्ट, नहीं सॉरी एक मिनट, राउंड रोबिन में नहीं होता है, राउंड रोबिन में तो फिक्स्ड टाइम होता है, उसी के अकॉर्डिंग चलती है, तो उसमें तो नहीं होता है, तो वो तो सभी के लिए सेम होता है, तो राउंड रोबिन में स्टारवेशन नहीं आएगा। वेटिंग टाइम जो होगा वो सभी के लिए सेम ही होगा। ठीक है, तो राउंड रोबिन में नहीं होगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में नहीं होगा, प्रायोरिटी में जरूर आएगा स्टारवेशन। उसके बाद है शॉर्टेस्ट प्रोसेस नेक्स्ट। शॉर्टेस्ट प्रोसेस नेक्स्ट में देखिए शॉर्टेस्ट जो प्रोसेस होंगी वो लगातार कंटिन्यूअसली एग्जीक्यूट होते ही रहेंगी। जो हायर जिसका बर्स्ट टाइम ज्यादा होगा वो वेट करती रह जाएंगी। ठीक है, क्योंकि पहले शॉर्टेस्ट जाएंगी तो हाईएस्ट वाली जो है वो वेट करती रहेंगी, तो इसमें भी क्या होगा, आएगा सॉरी क्या कहते हैं इसको, स्टारवेशन, वेटिंग टाइम आएगा। ओके, फिर शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, इसमें क्या होगा, शॉर्टेस्ट बर्स्ट टाइम जिसका होगा जिस भी प्रोसेस का, वो तो हो जाएंगे एग्जीक्यूट। ठीक है, और जिसका हाई बर्स्ट टाइम होगा वो सफर करेंगे किससे, स्टारवेशन से। स्टारवेशन मतलब वेटिंग टाइम से, तो हाईएस्ट जिसका होगा उसमें उसको वेट करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी स्टारवेशन आएगा। ठीक है, इन दो में जो है नहीं आएगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड और कौन सा था ये, सेकंड राउंड रोबिन, इन दो में नहीं आएगा। ओके, ठीक है, राउंड रोबिन में एक फिक्स टाइम हो जाता है, और FCFS में तो कोई बड़ी जा रही है कोई छोटी जा रही है, इसमें हम नहीं बता सकते ना कि किसको वेट करना पड़ेगा। देखिए, मान लीजिए पहली प्रोसेस बड़ी है, फिर दूसरी छोटी है, तो वो जल्दी जो है एग्जीक्यूट हो जाएगी, फिर तीसरी बड़ी है, तो इसमें हम बता ही नहीं सकते फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड में कि यहाँ पे स्टारवेशन किसके पास आएगा, मतलब वेटिंग टाइम किसके पास होगा, छोटी के पास होगा या बड़ी के पास, क्योंकि इसमें जो पहले आएगी वही एग्जीक्यूट होती जाएगी। तो इसीलिए एक आ गया कि इन दोनों में हम स्टारवेशन नहीं बता सकते, तो ना इनमें स्टारवेशन होता है, तो इन तीनों में होता है बाकी। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करना है इसको इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट को। सबसे पहले है डिवाइस कंट्रोलर। डिवाइस कंट्रोलर का काम क्या होता है, डिवाइस कंट्रोलर का काम होता है परफॉर्म डाटा ट्रांसफर। ठीक है, फिर आता है डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, प्रोसेसिंग ऑफ IO रिक्वेस्ट। नेक्स्ट है इंटरप्ट हैंडलर। तो इंटरप्ट हैंडलर क्या करता है, एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कंट्रोलर रजिस्टर एंड स्टोर इट इन डाटा बफर। फिर है कर्नल IO सब सिस्टम, तो IO शेड्यूलिंग जो है इसका काम हो जाएगा। तो ये जो है करेक्ट आंसर, इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, द यूनिक्स कर्नेल मेंटेन 2 की डाटा स्ट्रक्चर रिलेटेड टू प्रोसेस, द प्रोसेस टेबल एंड द यूजर स्ट्रक्चर, विच इन्फॉर्मेशन इज नॉट द पार्ट ऑफ यूजर स्ट्रक्चर। इनमें से कौन सी है जो कि यूजर स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं होती है। ओके, देखिए यूनिक्स जो कर्नेल है वो मेंटेन करते हैं 2 की डाटा स्ट्रक्चर, हमने पढ़ लिया। रिलेटेड जो प्रोसेस होते हैं रिलेटेड सॉरी जो रिलेटेड होती है प्रोसेस से, कौन कौन सी, एक प्रोसेस टेबल और दूसरी यूजर स्ट्रक्चर। ओके, तो इनमें से अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा पार्ट है जो यूजर स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं होता है।
यूजर स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, फाइल डिस्क्रिप्टर टेबल होती है, सिस्टम कॉल स्टेट होती है और कर्नल स्टैक होता है। शेड्यूलिंग पैरामीटर जो है नहीं होता, देयर इज नो प्लेस फॉर शेड्यूलिंग पैरामीटर इन यूजर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, और प्रोसेस टेबल क्या स्टोर करती है, प्रोसेस टेबल स्टोर करती है इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल रनिंग प्रोसेस, जितनी भी रन हो रही है प्रोसेस उनकी इंफॉर्मेशन कहाँ पे होती है, प्रोसेस टेबल में होती है। और यूजर में क्या होती है, फाइल डिस्क्रिप्टर होता है, सिस्टम कॉल स्टेट होती है और कर्नल स्टैक होता है। ओके, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा शेड्यूलिंग पैरामीटर। अगला देखिए, इन यूनिक्स द लॉगिन प्रॉम्प्ट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द कंटेंट ऑफ द फाइल। ओके, यूनिक्स में जो लॉगिन प्रॉम्प्ट होता है उसको हम चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द कंटेंट ऑफ द फाइल गेट टाइप डेप्थ, इसके द्वारा जो है हम चेंज कर सकते हैं लॉगिन प्रॉम्प्ट को। ठीक है, नेक्स्ट है, इस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम असाइन प्रायोरिटी प्रोपोर्शनल टू द वेटिंग टाइम ऑफ ए प्रोसेस, मतलब जो है क्या कर दिया, प्रायोरिटी असाइन कर दिया है। एवरी प्रोसेस स्टार्ट विद प्रायोरिटी 0 यानी कि लोवेस्ट प्रायोरिटी। द शेड्यूलर री-इवैल्यूएट द प्रोसेस प्रायोरिटी फॉर एवरी टी टाइम यूनिट्स एंड डिसाइड नेक्स्ट प्रोसेस टू बी शेड्यूल्ड। ठीक है, इफ द प्रोसेस हैव नो आईओ ऑपरेशन एंड ऑल अराइव एट टाइम 0, मतलब प्रोसेस के बाद कोई आईओ ऑपरेशन नहीं है और सारे जो अराइव हो गए एट टाइम 0, तो शेड्यूलर किसको इंप्लीमेंट करेगा, किस क्राइटेरिया के तहत उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो राइट आंसर होगा इसमें, फिर हम यूज करेंगे राउंड रोबिन शेड्यूलिंग का। ठीक है, राउंड रोबिन शेड्यूलिंग सही हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चंस, तो ये था मॉक टेस्ट नंबर 6। आपने देख लिया होगा किस तरीके के क्वेश्चन जो थे DSSB में पूछे गए थे, आपको आइडिया मिल गया होगा कि क्या क्या आपको अभी अगर कुछ कवर करना रहता है तो आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मतलब एक पूरा जो सब्जेक्ट है वही कवर करेंगे, चाहे नेटवर्किंग करें या DBMS करें, कोई भी एक जो है पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे इसमें क्वेश्चन किए हमने, लगभग हमने सारे ज़्यादातर जो है टाइप के क्वेश्चन जो है इसमें कवर कर लिए हैं। ओके, बस आपको जो है एक बार और अच्छे से उन चीज़ों को पढ़िए, अगर आपको नहीं आती है तो, अगर आती है तो अच्छी बात है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं अभी थोड़ी कमी है तो वीडियोस को देखिए, जाके जो है इन एल्गोरिथम्स को वापस से सीखिए, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखिए। ओके, थैंक यू सो मच।